तो हमारा ये सेकंड ग्रुप में फोर्थ लास्ट पेपर आपका होने वाला है, पेपर नंबर 8। वैसे अगर सिर्फ इंडिविजुअली सेकंड ग्रुप की बात करें तो आखिरी पेपर होता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। पहले फटाफट से मैं ओवरऑल आज का जो लेक्चर होगा बड़ा चिल्ड आउट सा, क्योंकि मैं शक्लें देख रहा हूँ कुछ नालायक, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो अभी तक क्या ही, कितने बजे उठते थे वैसे तुम लोग? सोने का पता है, इस टाइम तो सोते होगे शायद, है ना? अच्छा चलो एनीवे, तो एक बारी आज का जो हमारा लेक्चर जाएगा वो पूरा ऑल्दो ओवरऑल एफएम के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पूरा सारा एक बारी समझेंगे, क्या है इस सब्जेक्ट में, क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग एसेंस होता है, अलग तरीके से उसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है ना। अब आपके अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो तो आपको सबको पता ही होगा। कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से ऐसे भी लग रहे हैं मेरे को जिन्होंने पढ़ रखा है थोड़ा मोहित ने पढ़ रखा है शायद, है ना। एक एडवांस अकाउंट्स का आपका सब्जेक्ट आएगा, नंबर 1 सब्जेक्ट, जो आपका पहला पेपर होगा ग्रुप 2 का। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास ऑडिट एंड एश्योरेंस आएगा। तीसरा सब्जेक्ट आपके पास एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आएगा। और लास्ट सब्जेक्ट आपके पास ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस आएगा। अब ग्रुप 2 की बाकी बातें अभी बाद में करूंगा, पहले अब स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्यार से हम बोल देंगे इसको एफएम, एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा ये सब्जेक्ट। जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, उस पर भी बात करूंगा। पहले ओवरऑल मार्किंग स्कीम वगैरह के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। पहले जो एफएम वाला पार्ट है हमारा, ये 60 मार्क्स का कवर्ड होता है हमारे पेपर में, और जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट है ये 40 मार्क्स का कवर्ड होता है हमारे पेपर में। और इस तरीके से हमारा ओवरऑल पेपर 100 मार्क्स का बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, और ये जो आपका इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाला पार्ट है ये आपका थ्योरी है। इकोनॉमिक्स आपको पता ही है, पहले पढ़ रखी है आपने। सो ग्रुप 2 में वैसे अगर देखा जाए ना, ओवरऑल ग्रुप 1 से थोड़ा सा लाइट होता है ग्रुप 2, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा कई बार कुछ बच्चों को ग्रुप 1 के कंपैरेटिवली टफ भी लगता है। लाइट तो है ग्रुप 1 से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए उतना वास्ट, जितना टैक्स का और कॉस्ट का सिलेबस होता है उतना वास्ट यहां पे किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है। टैक्स तो कुछ ज्यादा ही वास्ट होता है, आपने पढ़ा है ग्रुप 1 में, उतना वास्ट तो यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट मुश्किल थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप इसलिए लगता है जिनको थ्योरी से डर लगता है, क्योंकि यहां पे ऑडिट एंड एश्योरेंस पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, EINSSM पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। उसके बाद एफएम में भी 40 मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एफएम वाला पार्ट है वो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट होगा, लेकिन इसमें भी आप एक तरह से मान के चलिए 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थ्योरी क्वेश्चन। इसी तरीके से यहां पे एक क्वेश्चन आता है, एक पार्ट आता है 4-5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन। तो अगर मैं इसमें भी मान के चलूं तो एक तरह से 55 नंबर का 60 में से 55 मार्क्स का एफएम प्रैक्टिकल है, बाकी 5 नंबर का एफएम, और उसके बाद 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ये आपका थ्योरी है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की बात करते हैं ये पूरा का पूरा है तो थ्योरी, लेकिन इसमें से आप मान के चल सकते हैं 10 नंबर का प्रैक्टिकल आ जाता है। समझ आया? यहां पे भी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर मैं वही ओवरऑल पेपर की भी बात करूं ना, पेपर की मार्किंग स्कीम की भी, तो वही 60 to 65 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल बनता है, और 35 to 40 मार्क्स का पेपर आपका थ्योरी बनता है। समझ आया? पहले तो इतना ये तो आ गया हमारा यहां पे, ये पूरा का पूरा इसमें है क्या। अच्छा सर, यहां पे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस क्या बिल्कुल वैसी इकोनॉमिक्स होगी जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं? देखिए, ऑब्वियसली सीए इंटर लेवल पे हम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ेंगे, A to Z सेम तो नहीं होने वाली है। वैसे यहां पे सीए में जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, सीए फाउंडेशन में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, वहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्ड अप करवाई जाती है, तो यहां पे मैक्रो है। पर क्या सर मैक्रो में वही जो 12th में पढ़ते थे, नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, फिस्कल पॉलिसी वगैरह, वो सब है? नहीं, वो सब नहीं है। नेशनल इनकम का एक चैप्टर है यहां पे, ठीक है, बट जो आपने 12th तक पढ़ा है वो तो हमारा एक क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके आगे की एक्सपेंशन है यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जैसे कुछ चैप्टर, अभी सारे चैप्टर्स में आपको लिस्टिंग बताऊंगा क्या है क्या नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास 12th में भी चैप्टर होता था, बट यहां पे उसका प्रैक्टिकल लिंकेज समझना है क्या नहीं। तो कहने का मतलब है एक आधा चैप्टर आपका सेम भी हो सकता है 12th वाला,
लेकिन यहां पर 12th में एक तरह से आपने उन चीजों की एबीसीडी पढ़ी है, यहां पे उसकी प्रैक्टिकल लिंकेज समझनी होगी, एज सिंपल एज दैट। या फिर कुछ चैप्टर्स बिल्कुल ही अलग होंगे, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जैसे चैप्टर आपने कभी पढ़े ही नहीं हुए हैं, वो यहां पे अब आप पढ़ोगे पहली बार, ठीक है। ऑल्दो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को भी अगर एक्चुअली में समझने के तरीके से पढ़ा जाए ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो फिर तो रटते रहो, ठीक है, समझ आया। चलो अब यहां पर अच्छा, वैसे इसमें एक बात बताऊं, जो आपका ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपका एक तो एडवांस अकाउंट्स होता है, प्रैक्टिकल है एक तो पूरा, ठीक है। दूसरा एफएम एंड इकोनॉमिक्स भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब पहले इससे डरना नहीं है कि थ्योरी है, इसमें 30 मार्क्स की थ्योरी आ जाएगी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। उस बात का अंदाजा मैं सिर्फ एम ही नहीं बोल रहा हूं आपको, इस बात से लगा लो 40 नंबर की इकोनॉमिक्स है ना, तो बस 4 चैप्टर हैं, बस 10-10 नंबर का एक चैप्टर। ये देखो बेटा लेंथ भी कुछ सी, अच्छा चलो, मैं इन्होंने पूछा ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, लेंथ कितनी होगी, मैं एक बार उसका ना जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है मैं उसके रेफरेंस से बात करता हूं। नेशनल इनकम का चैप्टर होता था हमारे पास 12th में, आपने पूरा पढ़ रखा है, जितना पूरा का पूरा आपने 12th में पढ़ रखा है, कितना लेंथी था? सीए इंटर के हिसाब से बताना, अपने 12th के माइंडसेट के हिसाब से मत बताना। बहुत क्या सीए इंटर के हिसाब से बहुत लेंथी चैप्टर है? नहीं है, सीए इंटर के हिसाब से तो ठीक है नेशनल इनकम। अच्छा चलो, उसमें जो वो सब पढ़ते थे कंजम्पशन फंक्शन वगैरह ये सब चीजें, थोड़ा थोड़ा 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड फर्म्स हुआ करती थी, बस आप ये मान लो जो आपने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा है ना, वो वहां तक तो सारा का सारा है, उसके आगे 3 सेक्टर 4 सेक्टर और है, बस यही लेंथ है सब चैप्टर्स की, इससे ज्यादा लेंथ किसी चैप्टर की नहीं है। फर्क सिर्फ पता है क्या आएगा, वहां पे ना आपको बता दिया जाता था ये ऐसे है तो इसका इंपैक्ट ना इकोनॉमिक्स में ऐसे हो जाता है, यहां पे आपको क्या करना है, सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई थी उसमें कहां लगाया ये कॉन्सेप्ट, डिफरेंस समझ में आया? एक है बता देना किताब में ये लिखा हुआ है इसका ये मतलब है, एक है प्रैक्टिकल मार्केट में जो हुआ उसकी रेफरेंस बताओ। पेपर में भी जब क्वेश्चन आता है तो वो उसके लॉजिक को हिट करता है रादर देन आपसे कॉज एंड इफेक्ट पूछना जो आपने पढ़ा है, समझ आया? बस वो फर्क है। तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हमें रटना पड़ेगा ही नहीं, और आसान इतना कि 4 चैप्टर 40 नंबर, बड़े आराम से 40 नंबर की तो यहां पे कोई फाइट ही नहीं है। मतलब तो कहने का मतलब पहली क्लास से ही मैं एक चीज बिल्डअप करके शुरू कर रहा हूं कि भाई 60 के ऊपर की बात करेंगे हम, 40 से नीचे की मेरी क्लास में एफएम एंड इको वाले सब्जेक्ट में बात ही नहीं करनी है, ठीक है? और वैसे तो तुम लोग मेरे को जानते हो 80-90 की बात करते हैं हम तो, ठीक है? चलो अभी क्लास के बाद वैसे मैं कॉस्टिंग का भी पूछूंगा तुमसे कि क्या झंडे गाड़ के आए हो पेपर में। चलो अब एक बारी एफएम को समझते हैं। तो यहां पे जब हम स्टार्ट करेंगे ना, एफएम से स्टार्ट करेंगे क्लासेस में, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जो मेन मेरा हैवी पार्ट होगा इस कोर्स में वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस वाला इतना हैवी पार्ट नहीं होगा, ऑल्दो उसको भी पूरा ध्यान देके, क्योंकि वो स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, उसको भी पिकअप करना है, लेकिन क्लासेस की शुरुआत फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पार्ट से मैं कर रहा हूं, ठीक है जी? अच्छा, अब यहां पर एक बारी पूरा का पूरा ना बेसिक समझते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। वैसे तो मतलब तो इसका सिंपल सा है, पैसे को मैनेज करना, ठीक है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब मैं ना इसको रादर देन थ्योरेटिकली जो किताब में आपकी बातें लिखी हुई हैं वो सब बताने से बेटर मैं पहले एक बारी आपको ना पूरा एक कहानी बताता हूं, शायद आपने किसी ने सुन भी रखी हो वो कहानी, जिससे पूरा ना आपको क्रक्स समझ में आएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अल्टीमेटली होता क्या है, ठीक है ना? अच्छा, एक लास्ट बात और कर लेता हूं इससे पहले, सिलेबस कब तक जाएगा, किस तरीके से करना है क्या नहीं। देखो वैसे तो ओवरऑल तो आपको कोर्स के साथ साथ पता ही चलता जाएगा, ओवरऑल डेडलाइंस आपको बता देता हूं मैं। अभी आज 4 दिसंबर है तो हमारा सिलेबस जो जाएगा वो फेब एंड तक जाएगा, ठीक है? मैं अपने एंड से ग्रेस मान के चल रहा हूं 15 मार्च, और तो एक तरह से आप मान के चलिए वैसे फेब एंड तक, लेकिन अगर बीच में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं पड़ती है, सब कुछ सही रहता है, और नहीं तो हमारा मिड मार्च तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जाता है। ओवरऑल जो है 45 लेक्चर्स लगते हैं इसमें, ठीक है? पूरा एफएम एंड ई को पूरा पार्ट खत्म करने में, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारा सिलेबस खत्म होता है उसके बाद, जैसे अब कॉस्टिंग आपने पढ़ रखा है, जिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ी रखा है, तो आपको मालूम ही है, उसके बाद फिर हम एक रिवीजन सेशन करेंगे जिसमें मेनली मैं टारगेट करता हूँ पर्टिकुलर उस अटेम्प्ट की आरटीपी और एमटीपी, और खासकर वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है ग्रुप 2 के लिए, क्योंकि हमारे पास रिवीजन का टाइम कंपैरेटिवली कम होता है। सिर्फ जब हमने ग्रुप 1 दिया तो हमारे पास रिवीजन के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था, लेकिन ग्रुप 2 के लिए हमारे पास रिवीजन का ही टाइम 1-1.5 महीने का बचता है। तो उस टाइम पर
10 एक दिन की हमारी रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें जो पूरा कोर्स हमने डिटेल में किया होगा 3 महीनों में, वो हम उस टाइम पे पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट रिफ्रेशर होता है और आरटीपी और मॉक टेस्ट के हम क्वेश्चन रेफर करते हैं। और टेस्ट वगैरह वो सेम पैटर्न जो कॉस्टिंग में मैंने फॉलो किया था कि भाई पहले तो चैप्टर वाइज 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर हो गए, साथ के साथ टेस्ट कंडक्ट कर लिए, सो दैट उसकी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि हम पढ़ते भी तभी हैं जब डंडा पड़ता है, तो टेस्ट के बहाने से पढ़ लेंगे। उसके बाद जब रिवीजन खत्म हो जाएगी एंड में, तो एक फुल फ्लेज्ड टेस्ट, ठीक है ना, वो आपके अपने इवैल्यूएशन के लिए है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस आ जाए आपको पेपर में बैठने के लिए, ठीक है। और अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा, बट अभी ये वाली बातें अब साइड पे करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, आपने एक बुक का नाम सुना हुआ है, रिच डैड पुअर डैड, सुना हुआ है? रॉबर्ट कियोस्की है एक इन्वेस्टर बहुत बड़े, उन्होंने लिखी हुई है, पढ़ी है किसी ने वो बुक? आपने पढ़ी है? पूरी पढ़ी है? चलो बहुत अच्छी बात, आपने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी बात। उसी के बारे में मैं एक छोटी सी बात करूंगा, ठीक है। वो बुक का जो क्रक्स है ना, रिच डैड पुअर डैड, और मैं बल्कि ना कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको मार्केटिंग की किसी की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं आप सबको भी बोलूंगा कि अगर अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात हटके मैं 1 मिनट के लिए करूं, तो वो बुक एक बारी लाइफ में ना जरूर पढ़ना, बहुत आपका जो माइंड होराइजन है ना वो इतना खुल जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। उस पूरी बुक का जो क्रक्स है ना, वो एक बारी मैं 5-7 मिनट में आपको कवर अप कर रहा हूं, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, और अल्टीमेटली वही जो क्रक्स है उस कहानी का, वही सारे हमारे यहां पे चैप्टर्स निकलेंगे इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अब बेसिकली ना, अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पुटअप करूं, रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी बुक में ना एक तरह से देसी लैंग्वेज में ये बोल दिया कि मेरे ना जिंदगी में 2 बाप हैं, एक मेरा ओरिजिनल बाप, बायोलॉजिकल फादर, और एक जो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, ठीक है ना। अब जो उसके बायोलॉजिकल ओरिजिनल फादर हैं उसको वो बोलता है अपने पुअर डैड, ठीक है, और जो जिसको वो अपना गुरु मानता है, जिनसे उसने सीखा है, उसको वो बोलता है रिच डैड। फर्क क्या है इन दोनों में? एक को पुअर, अपने सही बाप को पुअर बोल रहा बताओ, और किसी और के फादर को बोल रहा है रिच डैड। बेसिकली जो रिच डैड जिसको बोलता है, जिसको वो अपना गुरु मानता है, वो उसके दोस्त के फादर होते हैं। अब जो इसके खुद के फादर होते हैं, ही इज वेल एजुकेटेड, पीएचडी वगैरह होते हैं और अच्छी जॉब वॉब सब कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बट स्टिल इनको पुअर डैड बोलता है। और जिसको ये रिच डैड बोलता है, जब ये इनसे मिला था तब ये बहुत गरीब थे, जिनको ये रिच डैड बोल रहा है ये गरीब थे, बल्कि इसके अपने फादर से कम पैसे थे इनके पास, और ये 8वीं फेल थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, जबकि इसके खुद के फादर पीएचडी थे। समझ आया? स्टिल उनको रिच डैड बोल रहा है। अब इसका क्रक्स बताता हूं, ये ऐसा इसने क्या बोला। इसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं ना, उनमें बस एक बात का फर्क होता है, जो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं, और जो अमीर होते हैं वो पैसे को काम पे लगा देते हैं। समझ आया? जो गरीब होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं, वो पैसों के लिए काम करते हैं, वो नौकरी करते रह जाते हैं, उससे जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च कर देते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों को अपना गुलाम बना के पैसों से काम करवाते हैं। हैं सर, ऐसा हो सकता है कि मैं 2000 के नोट को अपना गुलाम बना लूँ और उसको काम पे लगा दूँ, ले काम कर, एक काम कर कल 3000 बन जा, एक काम कर अब 10,000 बन जा, एक काम कर अब तू एक काम कर बस 3 लाख ही बन जा। क्या ऐसा हम करवा सकते हैं? देखो, मैं ना एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं आपसे चलो पूछता हूँ 2 सवालों के जवाब देना, बड़े जनरल से सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने आपको याद होगा जब मैं आपसे या तो फाउंडेशन में जिन बच्चों से पहली बार मिला हूँगा या कॉस्टिंग में जब पहली बार मिला हूँगा, मैंने ये सवाल तब भी पूछा होगा। सीए जो कोर्स आप कर रहे हो, इसके बाद आपको करना क्या है? जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ होगा मन में, और अब थोड़ा बहुत मार्केट को एनालाइज करके, थोड़ा बहुत चीजें देखकर और कुछ डेवलपमेंट हुई होगी। क्या करना चाहते हो? कुछ जॉब, प्रैक्टिस, अपना काम, बिजनेस है, प्रैक्टिस और कुछ। क्या हो गया भाई? क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? भाई सीए क्यों कर रहे हो? जब इस बात का जवाब नहीं है तो सीए कर ही क्यों रहे हो? हैं? अच्छा एक बात बताओ, पढ़ क्यों रहे हैं? ये बता दो। छोड़ो क्या करना है सीए के बाद, पढ़ क्यों रहे हैं? कमाना है?
इसीलिए कर रहे हैं, पैसा कमाना है भैया। कोई नौकरी लगेगी या अपना जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जो भी पढ़ रहे हो, सुबह सुबह 9:30 बजे उठ के आ गए हो अपनी नींद खराब करके, पैसा कमाने के लिए कि बाद में पैसा कमाएंगे, ये मालूम है सबको? या बस देखी जाएगी, पता नहीं, कर रहे हैं बस, घर वालों ने धक्का मार के भेज दिया। वो कहते हैं इतने टाइम से लॉकडाउन पे घर पड़े हुए थे हम, तुमसे परेशान हो गया, तुम निकल जाओ, बस जो करना कर लो। भाई क्या हो गया तुमको? तुम तो बड़े एक्टिव बच्चे थे। चलो एनीवे, तो भाई पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए या तो नौकरी करनी पड़ेगी, या बिजनेस करना पड़ेगा, या अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या कुछ और करना पड़ेगा। जो भी करना पड़ेगा। क्या करना चाहते हो अभी के हिसाब से? जॉब। अच्छा, और उसने बोला इतना चिल्ला रहे हैं, बोल ही दो कुछ, ऐसी की तैसी। और मतलब किसी और के मन में कुछ भी नहीं है, है? अच्छा, पहले जॉब बाद में बिजनेस, और कुछ? शर्माओ मत, मैं किसी पे कुछ नहीं बोलने वाला भाई। यार गजब लोग हैं वैसे, बिल्कुल ही गजब, कि सर ऐसी तैसी कराओ, हम अपनी ट्रिप में हैं, हमें वही लॉकडाउन का टाइम याद आ रहा है। आहा, इस टाइम घर पे कैसे पड़े होते थे हम। आप बोलते रहो। चलो एनीवे, मैं पूछता ही नहीं फिर, अब बेइज्जती करा के मेरे को क्या मिलना है फिर, बताओ। चलो एनीवे, अब किसी ने कहा प्रैक्टिस करना है, किसी ने कहा जॉब करना है। इन्होंने जब बोला, जो कि एक सही चीज है, मैं भी जब पढ़ा करता था तो मुझसे जब कोई पूछता था तो मेरा यही जवाब होता था जो आपने दिया, कि भाई पैसे तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पहले नौकरी कर लेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर देखेंगे कि भाई बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, और थोड़ा सी जान पहचान भी हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस में जान पहचान की बहुत जरूरत है, और बिजनेस करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर तब की तब देख लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे में भी मोस्टली बच्चे एक जवाब दे देते हैं, या तो जॉब का। बहुत सारे बच्चे, शायद लोगों के मन में होगा, जवाब नहीं दे रहे जॉब का, या वही प्रैक्टिस, घूम फिर के, पहली चीज। अच्छा, अब मैं एक और सवाल देता हूं और एक्सपेक्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती है कि शायद जवाब दें आप उसका। मान लो आप जो भी, क्योंकि आपने जवाब तो दिया नहीं, अब क्या करना चाहते हो, तो मैं कहता हूं जो भी करते हो सीए बनने के बाद, जिसका मन था जॉब करने का उनकी जॉब लग गई, जिसका मन था बिजनेस प्रैक्टिस जो करने का मन था वो आपका हो गया, लेकिन ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे। तो इनिशियल लेवल पे अगर नौकरी भी लगेगी तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि भैया एक महीने के 10-10 लाख आ रहे हैं। मान के चलते हैं कि एक महीने के आपके 1-1.5 लाख रुपए के पैसे आ रहे हैं, इतना पैकेज आपका लग गया कि महीने के 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट के लिए, जो अज्यूम कर रहे थे 9:30 बजे इस टाइम पे घर पे पड़े होते थे, एक मिनट के लिए इस थॉट को बाहर निकाल के अपने मन में ना इमेजिन करने बैठ जाओ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, ठीक है। इस टाइम पे आप क्लास में नहीं, इस टाइम पे आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हो, जॉब में, या जो भी आप बिजनेस जो भी करना चाह रहे थे उस बिजनेस हाउस में बैठे हो, और आपको अब लाख रुपए महीने का मिल रहा है। उस लाख रुपए जो आपको महीने का मिल रहा है उसका क्या करना चाहोगे? सबसे पहले, नौकरी बस अभी लगी है और पहली तनख्वाह मिली है, पहली सैलरी मिली है या पहला प्रॉफिट मिला है, 1 लाख रुपए का, क्या करना चाहोगे? बहुत बढ़िया, तो बढ़िया है ना। नहीं, इसमें मैं प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कहीं कोई मैं खुद बनिया हूं, पहले मैं बोल देता हूं, तो मैं उसको कोई कास्ट वाइज नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है। और कुछ ब्याज पे देंगे भाई साहब ने सीधा, तो तेरे को पहले क्यों नहीं बोला तू बिजनेस करना चाहता है, गल्ले पे बैठना चाहता है, नालायक, चुप कर, बताओ। चलो एनीवे, और कुछ? ये बड़ा सोचा समझा जवाब दे रहे हो वैसे, सच में बताओ कि क्या करना चाहोगे? ठीक है, एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। और कुछ? और किसी का जवाब? बिल्कुल सही, आपने सही बोला, मतलब सही क्या, अपना अपने बारे में बताया, आप ये करोगे। देखो वैसे मैं होता तो मेरा जवाब, या मैंने जो किया था जब मेरी पहली जॉब लगी थी, क्योंकि एक सिंपल सी बात, अभी तो घर से पैसे मिलते हैं, और वो घर से अगर 10,000 मांगो तो 3,000 मिलते हैं, 4,000 मिलते हैं, घर से 20,000 मांगो तो घर पापा उसी टाइम 20,000 तू भाग जा यहाँ से, ऐसी की तैसी, इतने तो मांग ही नहीं सकते, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमारी आर्टिकलशिप लगती है सीए में, तो इंस्टीट्यूट ने तो स्टाइपेंड 2-2.5 फिक्स कर रखा है, और फिर भी वो हम पे रहम करके 5-6 हज़ार का स्टाइपेंड दे देते हैं। बिग 4 में अगर आर्टिकलशिप लग जाए तो 10-12 हज़ार का स्टाइपेंड मिल जाता है, ठीक है। अब जिसको महीने का 10-12 हज़ार का, अच्छी फर्म, बिग 4 जैसी फर्म में काम करने पे भी 10-12 हज़ार महीने के मिलने की आदत हो, उसके हाथ में आ जाए महीने के लाख रुपए, तो भाई वो कहेगा ऐसी तैसी कराओ, मैं पहले अपने शौक पूरे करूंगा,
ठीक है, मैं ये अपनी थिंकिंग अभी नहीं, जो मैंने किया था उस टाइम पर वो मैं बता रहा हूँ। पहली सैलरी आई, अच्छा जॉब लगने से पहले ना सोचा तो पहली सैलरी आएगी ना, जैसे टीवी में दिखाते हैं, थोड़ी सी मम्मी के हाथ में जाके दूंगा, लो माँ पहली सैलरी आई मेरी, है ना, पहली सैलरी मम्मी के हाथ में दूंगा। अच्छा पूरी सैलरी ₹1,00,000 मम्मी के हाथ में पकड़ाऊंगा, मम्मी ने लेने तो है नहीं, आएगी तो मेरे पास ही वापस, ऐसा मैंने ऑल्दो वो कुछ नहीं किया। जैसे ही अकाउंट में मैसेज आया इतना इतना अमाउंट, अब वो नहीं अमाउंट नहीं मैं बोल रहा कितना आया, कि इतना इतना अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, मैंने कहा बस ऑफिस साइबर हब में है, नीचे हैं पार्टी हाउसेस, बस चलो भाई दोस्तों को फोन किया आ जाओ। तो पहले तो उसी दिन पहली सैलरी आई, चलो जी पार्टी करेंगे आज, पार्टी करी। उसके बाद मेरे पास वो फोन था, क्या कहते हैं, नोकिया का एक फोन था उस टाइम पे, मेरे को याद नहीं है, हाँ इतना मोटा सा था टच स्क्रीन, 5560 था, पता नहीं क्या था मेरे पास, वो वाला फोन था। मैंने कहा बस पार्टी हो गई, अब मैं लाऊंगा एक बढ़िया फोन। उस टाइम पे ना उसका नाम बड़ा चल रहा था, वो सैमसंग का गैलेक्सी नोट था कोई, अभी भी आता होगा मेरे ख्याल से। मैंने कहा चलो अब मोबाइल ले आऊंगा, ठीक है, कहने का मतलब है इस तरीके के जो चीजें थी ना उस पर खर्चे कर दिए। फिर मेरे मन में आया, अच्छा पहले महीने की सैलरी आ गई, इन चीजों पे खर्च कर दी, थोड़े बहुत अकाउंट में पड़े रह गए, कोई इन्वेस्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद 2-3 महीने हो गए, वही सैलरी आती गई, थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा हो गया। फिर मैंने कहा यार कैब से आता हूं या सुबह सुबह ना मेट्रो में मजा नहीं आता, एक काम करता हूं, 3-4 लाख तो इकट्ठे हो ही गए हैं 3-4 महीनों में, तो एक काम करता हूं बाकी की EMI ले लूंगा, गाड़ी ले लेता हूं। मैंने अपने दोस्त से पूछा यार गाड़ी कौन सी लूं, उसने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं, कैश कितना है तेरे पास। मैंने कहा देख 3-3.5 लाख तो मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं 3-4 महीनों में। तो वो कहता एक काम कर, पहली गाड़ी ले रहा है, आती है चलानी ढंग से। मैंने कहा हाँ चलानी आती है, ढंग का पता नहीं, मतलब हाँ ये पता है गेयर वेयर जो भी है। तो वो कहता है एक काम कर, सारे पैसे खर्च मत कर, छोटी गाड़ी ले ले, स्विफ्ट ले ले 5-6 लाख की, या कुछ भी इस तरीके की कोई और गाड़ी 5-6 लाख की गाड़ी ले ले जिसमें तेरे को ज़्यादा लोन ना लेना पड़े। फिर मैंने कहा यार अब गाड़ी ले ही रहा हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी बेटर ले लूँ। तो भाई पहली गाड़ी डस्टर ले आया मैं उठा के, ठीक है। अब उसमें उठा लिया लोन, क्योंकि ऑब्वियसली कैश डाउन 3.5 लाख की हो गई, बाकी का लोन ले लिया। बस ये एक चीज मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाह रहा था। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो मैंने अपना बताया कि ये हुआ मेरे साथ पहली बार जो मैंने किया, मैंने ये नहीं कहा मैंने ये सही किया या गलत किया, ये थिंकिंग है किसी की? क्या किसी को लगता है कि हाँ अगर हमारी ऐसी एकदम से नौकरी लगती है तो हमारे साथ होगा यही? हम चाहे कितनी समझदार हो, कुछ भी हो, हमको चाहे कुछ भी पता हो, लेकिन होगा यही स्टार्टिंग में, लगता है बस, क्योंकि ये होता है। और यही बात ना रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी किताब में बोली, पता है इसने अपनी किताब में एक क्रक्स जो ये बात मैंने बोली कि कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग पैसों को काम पे लगा देते हैं ना, यही फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही एक बंदा अपने पैसे, मान लो कोई बंदा कार खरीद लाया, जैसे मैंने अपना बताया 3 लाख जेब में है, कैश डाउन कर दिया, बाकी एग्जांपल ले रहा हूं एवं फिक्टिशियस, 7 लाख रुपए का मान लो फाइनेंस करवा लिया, लोन ले लिया, कार आ गई। कार एसेट है या लायबिलिटी है इस केस में? एसेट, अकाउंट्स आप पढ़ते आए हो यार, एसेट और लायबिलिटी आपको पता है। एसेट क्या होता है? अच्छा एक बार बताओ, अकाउंट्स पढ़ के आए हो, जो अर्न करता है। एक बेसिक अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं जिस चीज के, कि आज मैंने एक एसेट ले लिया, वो फ्यूचर में मेरे को कमा कर देगा। सिंपली वर्ड्स में अगर मैं पुट करूं, ये एसेट होता है। अच्छा, और लायबिलिटी क्या होता है? जो कि ऑब्लिगेशन है, पे ऑफ करनी है और सर्टन है, यही होती है लायबिलिटी। अब मैं आपसे पूछता हूं, 3 लाख रुपए मेरे पास कैश डाउन के लिए पैसे थे अपने, और बाकी 7 लाख रुपए का मैं लोन ले आया और 10 लाख रुपए की गाड़ी शोरूम से निकलवा लाया ऑन रोड, ठीक है। इस सिनारियो में ये कार मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? ये एसेट मेरे लिए लायबिलिटी है, सॉरी ये जो कार है ये मेरे लिए लायबिलिटी है। ये दिखने में लगेगा एसेट, लेकिन है ये लायबिलिटी। क्यों? मैं वैसे तो ले आया कार कि मेरा एसेट है, लेकिन इस एसेट को एक्वायर करने के लिए मैंने ले क्या लिया? लोन। एसेट को एक्वायर करने के लिए लोन ले लिया, जो कि बढ़ता ही जाएगा, और क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जबकि एसेट की वैल्यू शोरूम से बाहर आते ही डिप्रिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। समझ आया आपको? ये 10 लाख की गाड़ी जैसे ही शोरूम से बाहर आएगी, उसकी कीमत 10 लाख रुपए नहीं होगी, चाहे वो 1 किलोमीटर भी ना चलाई हो आपने, शोरूम से बाहर गाड़ी आ गई ना एक बारी, उसी टाइम उसकी कुछ वैल्यू डाउन हो जाती है, और जैसे जैसे चलती जाएगी वो डेप्रिशिएट होती जाएगी। समझ आया? लेकिन जो लोन है,
आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट तो डेप्रिशिएट नहीं होने वाला, समझ आया? इस पे जो इंटरेस्ट देना है वो तो नहीं डेप्रिशिएट होने वाला, बल्कि अगर आपने एक ईएमआई भी अगर मिस कर दी वो तो आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हो गया? यही बात पुअर डैड और रिच डैड में एक तरह से क्रक्स फॉर्म में रॉबर्ट कियोस्की ने बोली थी कि जो पुअर होते हैं ना वो मंथली बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जो वो पैसा अर्न करते हैं उस पैसों से वो एक्वायर क्या करते हैं? लायबिलिटी। जो पुअर डैड थे वो ये हरकतें करते थे जो मैंने अपनी हरकतें बताई आपको। समझ आया? कि जो पैसा आया भाई लोन ले लो, कुछ ले लो, खर्च कर दो। और जो रिच डैड थे वो क्या करते थे? जो हमें करना चाहिए, जो आपने एक तरह से बोला कि एक्वायर द एसेट, आप ऐसी चीजें लो जो कि आपकी इनकम को बढ़ाएं। समझ आया? अगर मेरे को लोन लेना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को, जैसे यहां पे एग्जांपल लिया था, 7 लाख रुपए का अगर लोन लेना पड़ रहा है और इस पे फॉर एग्जांपल के लिए 7% का मेरा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इस लोन के पैसों को मैं कार पे ना खर्च करके अगर किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे या शेयर की इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर दूं जिस पे मेरे को 12% का इंटरेस्ट आए या 12% का डिविडेंड आए या 12% का रिटर्न आए, अब ये लायबिलिटी एक्वायर करना फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने लायबिलिटी तो एक्वायर करी और उस लायबिलिटी के पैसों को आगे खर्च किया, लेकिन एक ऐसे एसेट को एक्वायर करने के लिए खर्च किया कि उस एसेट पे मेरे पास रिटर्न आएगा 12% का, जबकि इस लायबिलिटी पे मेरा खर्चा हो रहा है 7% का, मैं 5% पॉजिटिव में हूं, कमा रहा हूं। फर्क समझ में आया आपको ये? अच्छा, और एक चीज और, नीचे क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, समझ आ रहा है आपको यहां तक की बातें हैं? अच्छा, तो यहां तक तो हमने ये सारी बात करी कि भाई एसेट एक्वायर करने से क्या हो जाता है और लायबिलिटी एक्वायर करने से क्या हो जाता है। तो यही सारा रिच डैड और पुअर डैड में फर्क आया। जो रिच डैड थे, अब इसको मैं क्रक्स में बोलूं, जो पुअर डैड, सॉरी पहले पुअर डैड, जो पुअर डैड थे उनका जो कैश फ्लो था, जो पैसा उनके पास आता था महीने का जॉब से, उनका कैश फ्लो कुछ ऐसा होता था, वो पहले एक्सपेंसेस कर देते थे, पहले खर्च कर देते थे जो पैसा आता था, उसके बाद जो बचता था, जो अमाउंट बचता था, थोड़ा बहुत सेव कर लेते थे और थोड़े बहुत से अपने एसेट ले आते थे। उनको लगता था कि मैंने एसेट ले लिया, जैसे कार खरीद ली, महंगा मोबाइल फोन खरीद लिया। आप किसी इंसान की, आप देखो कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, उनसे पूछोगे ना मंथली सैलरी कितनी है, वैसे वो शर्मा जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पता चल जाए किसी तरीके से कि उनकी मंथली सैलरी होगी, बहुत लोग मैंने अपने उस सर्कल में देखे हैं, मंथली सैलरी होगी 35,000 30,000, फोन होगा लाख रुपए का आईफोन। समझ आया? अब ये बड़ी सिंपल सी बात है भैया, अगर आपकी सैलरी 30,000 है, आप आईफोन कैश डाउन पे तो नहीं ला सकते लाख रुपए का। आप कैसे लाए होगे? आपने क्रेडिट कार्ड से लिया होगा। अब आईफोन आ गया, लाख रुपए का आपने आईफोन ले लिया, आप आज लाए हो, कल आप उसको लाख रुपए का नहीं बेच सकते, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल चालू हो गया आपका विद इंटरेस्ट। समझ आया? और ये शायद इतने मैच्योर आप हो चुके हैं कि कोई कुछ भी बोल ले 0% ईएमआई, क्या वो 0% होता होगा? आपको लगता है बैंक पागल है कि लाख रुपए का लोन देके आपसे लाख रुपए वापस लेगा? मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है आपको ये? तो इन लोगों को लगता है मैं फोन ले आया, मैं गाड़ी ले आया, मैंने एसेट एक्वायर कर लिया। आपने एसेट एक्वायर नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली लायबिलिटी एक्वायर करी है, क्योंकि वो एसेट तो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होकर खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी रहेगी, उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको ये? तो इस तरीके का कैश फ्लो दिखता है गरीब लोगों का, कहने का मतलब मिडिल क्लास वगैरह जिनको मैं कवर अप कर रहा हूं। और जो रिच लोग होते हैं उनका कैश फ्लो फिर कैसा दिखता होगा? उनके पास जो पैसा आता है वो ऑब्वियसली कुछ पैसा तो आपका जरूरतों पे, मंथली बिल्स पे, बेसिक नीड्स पे आपका खर्च होगा, वो खर्च हो जाता है। बाकी सबसे वो एसेट एक्वायर करते हैं, मतलब उनको ऐसी जगह पर सेव करके इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसा ग्रो करे, वो पैसा बढ़े। समझ आया? अब जैसे इसमें ना मैं आपको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आज एक मेरे पास, मैंने कुछ दिन पहले ही नोटिस किया, ये मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था, मैं आपको एक्चुअल ही बिल्कुल एक्चुअल फिगर्स के साथ उसका बताता हूं। इन्फोसिस कंपनी का नाम सबने सुन रखा है? ये जो यहां पे बात कर रहे हैं कि पैसों को गुलाम बना के पैसों को बढ़ाना, उसका एक प्रैक्टिकल रेफरेंस दे रहा हूं, इन्फोसिस कंपनी के रेफरेंस से। एक सेकंड, एक्चुअल डेटा पुटअप कर रहा हूं मैं इस कंपनी का।
इंफोसिस कंपनी ने 1993 में अपना आईपीओ निकाला था पहली बार, ठीक है। उस टाइम पे इनका एक शेयर 95 का था, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा है, फिक्टिशियस नहीं, वो तो मैं अपने मन से कुछ भी बना देता, तभी मैं ये देख के आपको एक्चुअल डेटा यहां पे फ्रेम कर रहा हूं। 93 में इन्होंने अपना आईपीओ निकाला था और 95 का एक शेयर था उस टाइम पे इनका। अब अपने आप को अज्यूम करो, मान लो उस टाइम पे आप थे, वैसे तो नहीं थे, ठीक है। मान लो आपने 100 शेयर्स उस टाइम पे इंफोसिस के खरीदे आईपीओ में, कितने रुपए इन्वेस्ट हुए? 95। अब यहां पर आपने किस तरीके से पैसे को गुलाम बना के पैसों को बढ़ाने पे लगा दिया। जो मैंने अभी ये बात बोली थी ना, सर पैसों को गुलाम बना के पैसों को बढ़ाने का मतलब क्या, ऐसे कि 2000 रुपए को मैं कैसे बोलूं 3000 बन जाए, 10,000 बन जाए, वो बात अब मैं बता रहा हूं कि कैसे बनता है, ठीक है। अब इस कंपनी ने सबसे पहले 1994 में अपना पहला बोनस इशू निकाला था, एक के बदले एक शेयर। बोनस इशू का मतलब आप समझते हैं, जिसके पास एक शेयर है, जैसे 1:1 लिखा, एक के बदले एक फ्री शेयर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने 100 शेयर लिए हुए थे इस कंपनी के, तो आपके कितने शेयर हो गए 94 में? 200 शेयर हो गए आपके। उसके बाद इन्होंने 1997 में एक और अपना बोनस इशू निकाला 1:1। कितने शेयर हो गए? 400 शेयर हो गए। मैंने 100 शेयर लिए थे, मेरे शेयर कितने बन गए 97 में? 400 शेयर। उसके बाद 1999 में इन्होंने फिर से एक और बोनस इशू निकाला, अगेन 1:1। मेरे 400 शेयर थे, कितने बन गए होंगे? 800 शेयर। उसके बाद इन्होंने इसी 1999 में इन शेयर्स को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है पता है आपको? वैसे क्या होता है? डिवाइड कर देना। कि अब इसकी एक्चुअल रेशियो इन्होंने 2:1 रखी थी, हर एक शेयर के 2 शेयर बना दिए थे। समझ आया? एक्चुअली में स्प्लिट में होता क्या है, जैसे वही बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स हैं एट प्रेजेंट और 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई? 10,000 की। अब मैं कहता हूं मैं हर एक शेयर का 10 शेयर बना दूंगा, ठीक है। मतलब 1000 शेयर, हर एक शेयर के 10 शेयर, तो 1000 शेयर के कितने बन जाएंगे? 10,000 शेयर। लेकिन पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं रहेगी, पर शेयर की वैल्यू 1 रुपए हो जाएगी फिर, क्योंकि आपने एक शेयर जो 10 रुपए का था उसको 10 हिस्सों में बांट दिया, तो एक हिस्से की वैल्यू फिर 1 रुपए बच गई, ताकि 10 हिस्सों की मिला के वैल्यू 10 रुपए बने और टोटल कैपिटल आपकी 10,000 ही आएगी, वो वैल्यू घट गई होगी। समझ आया आपको ये? लेकिन यहां पे जो मैं हिसाब आपसे लगवा रहा हूं, स्प्लिट करते ही आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1600। उसके बाद इन्होंने ईयर 2004 में एक और बोनस इशू निकाला 3:1। हर एक शेयर के बदले 3 शेयर फ्री में और दे दिए बोनस इशू। कितने शेयर हो गए? 6400। 48 तो बोनस बने ना। समझ आया आपको ये? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्योंकि 1600 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 4800 आएगा, वो तो बोनस इशू हो गया, प्लस ओरिजिनल 1600, तो 6400 आपके पास शेयर्स हो गए टोटल। उसके बाद इन्होंने 2006 में इस कंपनी ने फिर से एक और बोनस इशू निकाला 1:1। कितने शेयर हो गए? ये कितना बनेगा? 12,800। 12,800 शेयर बन गए। फिर उसके बाद इस कंपनी ने 2014 में एक और बोनस इशू निकाला। इतने बोनस इशू इतने साल में बांटते गए 1:1 का फिर से बोनस इशू दिया। कितने शेयर बन गए? 25,600। उसके बाद लास्ट 2015, ये मैंने 2014 का बताया, 2015 में फिर से एक और बोनस इशू बांटा, अगेन 1:1। कितने बन गए? 51,200। और लास्ट 2018 फिर से एक और बोनस इशू बांटा 1:1। कितने शेयर बन गए? 1,02,400। मतलब आपने 1993 में जब इस कंपनी ने आईपीओ निकाला होगा, वहां से 2018 तक आ गए हम, और मान लो इसके बाद 2020 में हम हैं, मान लो उसके बाद का डेटा मैंने अभी निकाला नहीं है, तो मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, मान लो 2020 तक और कोई चेंज आया नहीं है एक सेकंड के लिए। कितने ईयर्स हो गए? 27 ईयर्स हो गए, ठीक है। कितने शेयर हो गए मेरे पास? 1,02,400। अब आज का एक्चुअल प्राइस चेक करते हैं एक बारी इन्फोसिस का, कि आज 9500 की जो इन्वेस्टमेंट करी थी 1993 में, उसकी आज वैल्यू कितनी हो गई होगी? समझ आ रहा है? मैं आपको लाइव ही एक बार इसका प्राइस चेक करवाता हूं।
ये मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट बताया हुआ है शायद आपको पहले भी। वन 1121 का एक शेयर है, ठीक है। और अभी अगर अगर आपको दिख रहा हो यहां पे रेड में आ रहा है, मतलब एट प्रेजेंट ये फॉल है, गिरा हुआ प्राइस है ये, और यहां पे आ भी रहा है, कितने परसेंट से गिरा है? -0.40% से, ठीक है। ऑल्दो आज का प्राइस 1122, क्योंकि मार्केट ओपन हो चुकी है, लाइव प्राइस चल रहा है। कितने शेयर्स हो गए थे? 1,02,400। एक शेयर का प्राइस 1122, मल्टीप्लाई कर लो। लिख रहा हूं मैं यहां पे अमाउंट 11,48,92,800। 9,500 रुपी 1993 से 2020 में 11,48,00,000 समथिंग बन गए। समझ आया? मतलब एक इंसान ने 9,500 93 में निकाल के एक जगह पर लगा दिए, शेयर्स खरीद लिए, था तो ये भी एसेट। और मैं यहां पे भी मान के चलता हूं कि उसके पास पैसे नहीं थे 9,500 लगाने के लिए। उसने मान लो 9,500 का बैंक से लोन लिया था। बैंक का लोन कितने परसेंट पे होगा? 9% पे, 10% पे। मैं कहता हूं हाईएस्ट रेट लग गया, 14% पे लोन मिल गया उसको। 9,500 का लोन 14% के ब्याज पे भी 14% के ब्याज पे भी अगर उसने लिया हो, वो पैसा कब का ये बैंक को लौटा चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आराम से बैठ गया है, इसने कोई मेहनत नहीं करी होगी, अपना और काम कर रहा होगा, जॉब वॉब कर रहा होगा, वो जो भी कर रहा होगा कर रहा होगा। 9,500 इन्फोसिस के शेयर में लगा के 9,500 रुपी को काम पे लगा दिया, गुलाम बना लिया, काम कर, बढ़। अब बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज 27 साल बाद 11 करोड़ समथिंग बन गया वो। ऐसी और कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है और कोई जगह ही नहीं है जहां पे आप 9,500 लगा दो और वो 27 किया 40 साल बाद भी इतना बन जाए। समझ आया आपको? ये यहां से एक और क्रक्स निकलता है जो रॉबर्ट कियोस्की के उससे ही आया था, और आपने भी सुना होगा इसका भी नाम। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। सुना ये आपने? एक्टिव इनकम का मतलब होता है जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, आप नौकरी कर रहे हो, उससे आपको पैसा मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं अगर घर पे बैठ जाऊं मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। इसी तरीके से पैसिव इनकम क्या होती है? आप काम नहीं भी कर रहे, आपने पैसे को काम पे लगा दिया, वो करेगा काम। समझ आया? ये होती है पैसिव इनकम। इसमें और कई सारे एग्जांपल बनते हैं पैसिव इनकम के। एक है आपने लोन लेके प्रॉपर्टी परचेज कर ली अपने रेजिडेंशियल के लिए, वो आपको इनकम नहीं दे रही है, ठीक है। एक है आपने लोन लेके प्रॉपर्टी परचेज कर ली और उस प्रॉपर्टी को आगे किराए पे चढ़ा दिया, आगे रेंट आ रहा है, ठीक है। जितना आपका इंटरेस्ट है, मान लो महीने का इंटरेस्ट आपका एग्जांपल के लिए 10,000 जाता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो महीने का 15,000 आ रहा है। बढ़िया बात है, 5,000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं आपके पास, और आपकी वो पैसिव इनकम क्रिएट हो गई। आपको कुछ नहीं करना, आराम से बस प्रॉपर्टी नाम के एसेट में लगा दिया, इनकम आती जाएगी। अब आपको समझ आ रहा है? ये एक क्रक्स है जो पूरी की पूरी रिच डैड पुअर डैड की कहानी से निकलता है। जो अब मैं एक बारी लास्ट उसमें बोल रहा हूं कि जो पुअर होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, वो हमेशा ना अपनी नौकरी को कोसते रहते हैं। उनको हमेशा लगता है यार मेरी ना नौकरी कम पैसों की है, अगर मेरी नौकरी ज्यादा पैसों की लग जाए ना तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लाख रुपए की नौकरी लगी, उनको लगता है मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी नौकरी अगर 5 लाख रुपए की लग गई ना तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। 5 लाख की लगती है, उनके खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं। समझ आया? 10 लाख की लगती है, खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट एक ऐसा हो जाता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी 50,000 की है ना, हम उससे भी आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? क्लियर हुआ? यहीं पे एक रेफरेंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और देता हूं। यार ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहां पे आप क्रक्स की बात कर रहे थे, तो क्रक्स एक तरह से यहां पे ये निकला कि जो, अच्छा क्रक्स तो सॉरी मैंने आपको बता दिया था। मैं एक लास्ट चीज आपको बता रहा था यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई है इससे आपके चैप्टर्स क्या क्या निकलते हैं उस पर आऊंगा। जैसे एक सिंपल सा रेफरेंस, मान लो
एक ये नालायक यश है, मेरे ख्याल से मैंने कॉस्टिंग में भी आपको एग्जांपल दिया हुआ है, और यश नालायक का रेफरेंस देके मेरे को ऐसा सा लग रहा है, और एक हूं मैं, ठीक है। अच्छा, मैं हूं तो मैं अपने आप को तो शरीफ ही बोलूंगा, तो तुम भी मान लो, और मैं हूं भी, मैं बहुत शरीफ सीधा इंसान, ठीक है। यश शक्ल से ही अय्याश, ठीक है। शौक बड़े बड़े हैं, शौक बड़ी चीज है, ठीक है। मान लो यश और मैं दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सेम अटेम्प्ट में, शायद आपको याद भी आ रहा होगा ऐसा ऐसा एग्जांपल, सेम अटेम्प्ट में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ठीक है, साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। लेकिन अय्याश है, नालायक है, जैसा भी है, लेकिन इसकी नौकरी लग गई 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। मैं शरीफ था बेचारा, इंटरव्यू में ज्यादा बोल नहीं पाया, फिर भी मेरी चलो नौकरी तो लग गई, लेकिन मान लो लाख रुपए पर महीने की लगी। अब मैं आपसे पूछूं, आज कौन आ गया है? आज जैसी नौकरी लगी उस टाइम पे यश आ गया, बड़ा आ गया, नालायक 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है, और मेरे को चिढ़ा रहा है, हे। अच्छा, उसके बाद लेकिन अब यश को मैंने बना दिया है अय्याश, बनाना की जरूरत नहीं है वैसे मेरे को, ठीक है। तो इसके शौक बड़े बड़े हैं, ये जितने भी इसके पैसे आते हैं, 10 लाख रुपए कमाता है, ये सारे के सारे पैसे खर्च कर देता है। जो थिंकिंग पुअर डैड की थी, वो थिंकिंग इस नालायक की है कि पैसे आ गए, 10 लाख रुपए आए, खर्चा करना 50 लाख रुपए का, बाकी पैसा लोन से आ जाएगा, क्योंकि लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं। समझ आया? मैं बेचारा शौक ज्यादा है नहीं, ठीक है, लाख रुपए महीने के आए, एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपए में जितने भी घर के खर्चे वगैरह, बिल्स वगैरह, वो सारे पे ऑफ हो जाते हैं, 40,000 महीने का बच जाता है। ये सारे के सारे मैं सेव करके इन्वेस्ट कर देता हूं कहीं पे, ठीक है, जहां पे थोड़ा बहुत रिटर्न आता है। समझ आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, इस सिनारियो में डाउन द लाइन 7 ईयर्स, 5 ईयर्स कौन आ गया? मान लो सैलरी पैकेजेस इतने रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आज तो यश बहुत आगे है, लेकिन डाउन द लाइन 7 साल 5 साल बाद कौन आगे होगा? मैं, ऑब्वियसली, ठीक है। उसका रीजन हमारे एग्जाम्पल में बड़ा सिंपल सा ये है कि यश सारा पैसा जो आता है, पुअर डैड की थिंकिंग से सारा पैसा खर्च कर देता है और रोता रहता है। जब महीना स्टार्ट होगा तो उसके पास बहुत पैसा है, महीना खत्म होगा तो ये भी रोता रहेगा, यार मेरी ना सैलरी कम है, इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं इससे ज्यादा। समझ आया? लेकिन 5 से 6-7 साल बाद मेरे पास क्या होगा? सैलरी तो 1 लाख रुपए ही है, वही घर के खर्चे 60,000 रुपए के हिसाब से मैं चला रहा हूं, लेकिन जो बैंक बैलेंस है ना, उसमें हर महीने के हिसाब से 40,000 प्रिंसिपल सेव हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय 12। ये साल का प्रिंसिपल सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 7 ईयर्स, ये तो मेरा प्रिंसिपल कॉर्पस बन गया होगा, कैपिटल अमाउंट। और उसके बाद इस पे इंटरेस्ट भी मिला होगा, अगर मान लो मैंने सिंपल फिक्स डिपॉजिट में भी अगर ये पैसा इन्वेस्ट किया होगा। समझ आया? तो कहने का मतलब है, पहली बात प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तीसरा कंपाउंडिंग, क्योंकि अगर मैंने पहले महीने 40,000 लगाया है, उस पे इंटरेस्ट आया, अगले महीने का इंटरेस्ट 40,000 पे थोड़ा ना आएगा। पहले महीने का 40,000 प्लस पहले महीने का इंटरेस्ट ऑन 40,000 प्लस दूसरे महीने का 40,000, तो 2 महीनों का प्रिंसिपल प्लस पहले महीने का इंटरेस्ट, इसके ऊपर दूसरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे महीने का इंटरेस्ट पहले 2 महीनों के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे लगेगा, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगते 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 वो कंपाउंडिंग हो के बहुत बड़ा एक अमाउंट बन चुका होगा। समझ आया? ये छोटे से एक एग्जांपल में एक तरह से पूरा का पूरा रिच डैड पुअर डैड की कहानी का एक क्रक्स निकल जाता है कि क्या एसेट होते हैं और क्या लायबिलिटी है और क्या करना पड़ता है, और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ठीक है ना? यहां पे एक और अगर प्रैक्टिकल रेफरेंस की हम बात करें, माल्या साहब का तो नाम सबने सुन रखा है, विजय माल्या, पैसे लेके उड़ गए जो, ठीक है। अब उनका अगर देखा जाए, उनका बिजनेस फेल होने का रीजन क्या है? अल्टीमेटली एक ही जवाब निकलता है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। माल्या साहब को आज कुछ भी बोल लो, लेकिन इंडिया के लेवल के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं वो, ठीक है। लिकर बरून कहा जाता है उनको, और लाइफस्टाइल एकदम से वो कि लिव साइज किंग साइज, एक्चुअली में उनको यही बोला जाता है, किंग ऑफ गुड टाइम्स, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो अपने आप को, ठीक है। हुआ क्या, लिकर बिजनेस इनका बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। इन्होंने सोचा कि भाई एयरलाइंस बिजनेस में एंटर करेंगे, किंगफिशर एयरलाइंस इन्होंने शुरू कर ली। जब तक इनकी किंगफिशर एयरलाइंस डोमेस्टिक बिजनेस में रही थी, बहुत प्रॉफिटेबल थी, लेकिन फिर इनके मन में आया, अब मैं लिकर बरून तो हुई, लिकर बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं एयरलाइन बिजनेस में भी एंटर कर गया। किंगफिशर जब स्टार्ट हुई थी और डोमेस्टिक बिजनेस में थी, वन ऑफ द एक्सपेंसिव और वन ऑफ द लुक्रेटिव एयरलाइंस में आती थी। लोग सोचते थे हाँ भाई यार किंगफिशर का टिकट मिल जाए, मजा आ जाएगा यार, उसकी एयरलाइंस में जाएंगे, ठीक है ना, उसके प्लेन में ट्रैवल करेंगे वगैरह वगैरह। बट फिर इसके मन में आया कि डोमेस्टिक से अब मेरे को इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलानी है। मेरे ख्याल से बैंगलोर टू लंदन की इनकी पहली फ्लाइट थी जो इन्होंने पहली फ्लाइट अपनी चलाई थी।
बस ये था इनका डाउनवर्ड। एक डिसीजन गलत हो गया, अगर ये बंदा इंटरनेशनल मार्केट में ना जाता, इंटरनेशनल एयरलाइंस में ना जाता, तो शायद आज जो हालत है वो हालत ना होती। सर ऐसा क्या कर दिया? एक और एयरलाइंस थी, शायद आपने नाम सुना होगा, डेक्कन एयरलाइंस, सुना हुआ इसका? किंगफिशर एयरलाइंस ने इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए, इंटरनेशनल एयरलाइन बिजनेस में जाने के लिए डेक्कन एयरलाइंस को एक्वायर किया था। ये खुद से नहीं गए थे। एक्चुअली में होता क्या है, पहले तो अगर आपको एयरक्राफ्ट चलाना है कमर्शियल बेसिस पे तो कमर्शियल लाइसेंस चाहिए होता है, फिर आपको अगर इंटरनेशनली चलाना है तो इंटरनेशनल एयर स्पेस का इंटरनेशनल कमर्शियल लाइसेंस चाहिए होता है। अब उसमें कुछ पर्टिकुलर उस टाइम का आता है, अगर आप गूगल पे पढ़ोगे तो कुछ टाइम लग रहा था कि इतना टाइम लगेगा वो लाइसेंस मिलने में। इनको ये था कि मेरे को अभी चलानी है, बस बात खत्म। तो इन्होंने कहा एक काम करता हूं, डेक्कन एयरलाइंस है, इसके ये डेक्कन एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, इसके पास इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट का एयर स्पेस का लाइसेंस था। इन्होंने कहा सिर्फ इंटरनेशनल एयर स्पेस लाइसेंस में, क्योंकि इनके अपने लाइसेंस में देरी हो रही थी, उसके लिए भाई साहब ने पूरी की पूरी दूसरी एयरलाइन ही खरीद ली, क्योंकि अगर मैं डेक्कन एयरलाइन को खरीद लूंगा तो इसका लाइसेंस मेरा हो जाएगा। लेकिन यह नहीं देखा डेक्कन एयरलाइंस के वैसे लॉसेस थे। समझ आया? इन्होंने एक ऐसी कंपनी को इंटरनेशनल एयर स्पेस के लाइसेंस के लिए एक्वायर कर लिया जिस कंपनी के अपने बहुत लॉसेस थे। किंगफिशर के प्रॉफिट्स थे, डेक्कन एयरलाइंस के लॉसेस थे। जब तक ये कंपनीज अलग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने डेक्कन एयरलाइंस को खरीद लिया, इसके लॉसेस मेरे प्रॉफिट्स में मिल जाएंगे और अल्टीमेटली मेरे ही प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो जैसे ही एक्वायर किया और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो इनकी मिलाकर P&L अकाउंट वगैरह सामने आया, उसमें कंसोलिडेटेड में किंगफिशर के लॉसेस आ गए। किंगफिशर के लॉसेस आ गए और पहला झटका यहां पे लगा। दूसरा झटका, इंटरनेशनल एयरलाइंस वर्क नहीं करी इनकी, ठीक है, उसमें ज्यादा कस्टमर्स ट्रैवल नहीं किए। दूसरी तरफ से वो नुकसान। अब बैंक्स ने, क्योंकि बैंक जब लोन देता है वो तो आपके P&L बैलेंस शीट को देखता है। अब बैंक ने देखा कि जब तुमको लोन दिया था तब तो तुम्हारा P&L बड़ा अच्छा था क्योंकि तुम्हारे खुद का P&L था। अब तुमने डेक्कन एयरलाइंस के लॉसेस को क्योंकि मर्ज कर लिया तो तुम्हारे P&L में लॉसेस हैं और तुम्हारा इंटरनेशनल बिजनेस फेल भी हो चुका है। तो ये जो तुम्हारा लोन है ना, इसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। समझ आया? अब वो रीस्ट्रक्चर में होता क्या है, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है उसको, इंटरेस्ट के अमाउंट को अलग से प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो दो लोन बना दिए जाते हैं। बड़े सारे तरीकों के रीस्ट्रक्चरिंग होते हैं, वो धीरे धीरे आप आगे सीखोगे। समझ आ रहा है आपको? ये इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग हुई। वो डेट का बर्डन इतना बड़ा हो गया, बिजनेस चला नहीं इंटरनेशनल वाला, बस डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। और फिर एक टाइम आया, इन्होंने कहा ऐसी तैसी करो, मैं देता नहीं पैसे। उस पर भी आता हूं। हाँ जी, बेटा एक चीज होती है कि आज हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से आर्म चेयर पे बैठ के वी कैन टॉक अबाउट कि यार ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। लेकिन आप थोड़ा सा अज्यूम करने की कोशिश करो, आप जब उस जॉनर में होते हो ना, और आप इतना बड़ा, आप स्क्रैप से एक बिजनेस को यहां तक लेके आए होते हो, आपका थोड़ा सा डाउनवर्ड आता भी है ना, आप कहते हो कोई चक्कर नहीं है, मैं ले जाऊंगा इसको फिर से ऊपर। उस टाइम आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है, मैं खत्म हूं यहां से। एक सिंपल सी बात, एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाख रुपए उसकी जेब में है स्टॉक मार्केट में, वो कहता है, उसको ग्रीड देता है स्टॉक मार्केट कि इसका 400 टाइम जीत सकता है। लेकिन उसको उस टाइम पे ये नहीं समझ आता हार भी सकता हूं। लाख रुपए लगा के 400 टाइम जीत सकता हूं, 4 करोड़ रुपए जीत सकता हूं, हार गया तो 4 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। समझ आया आपको? ये क्लियर हुआ? लेकिन अगर वो हार गया तो 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब हार गया मान लो एक्चुअली में, अब एक्चुअली में हम तो यहां पे बैठ के क्या कहेंगे, यार एक बारी हार गया ना, अब तू और मत खेल, किसी तरीके से 4 करोड़ रुपए दे और अपने आप को सॉर्टेड कर। अभी हम बैठ के ये बात बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली में बोल रहा हूं, शायद मैं भी हूं तो 90% प्रोबेबिलिटी है मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे मन में आएगा ये 4 करोड़ रुपए देने तो है, कहां से दूं? या तो मेरी जेब में हो, अगर जेब में हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है, जेब में नहीं हो तो मैं आसानी तरीके से, जल्दी तरीके से कमाने का तरीका क्या है, 1 लाख रुपए और लगाता हूं, एक बारी और लगाता हूं, शायद अब जीत जाऊं, बस वो एक बारी और हारना है, खत्म। वही यहां पे हुआ। तो हम बैठ के अभी तो सोच सकते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। जो आप बोल रहे थे वही फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की गलती, जितनी भी एयरक्राफ्ट कंपनीज होती हैं, वो जो एयरप्लेन्स लेती हैं वो किराए पर लेती हैं, लीज पर लेती हैं। इनको था हम खरीदेंगे, इन्होंने सारे एयरप्लेन्स अपने परचेज किए, लीज पर नहीं लिए, खरीद लिए, उस पर सारा पैसा खर्च हुआ इनका। एनीवे, अल्टीमेटली यहां से भी हो क्या रहा है, आप एक जैसे एक लायबिलिटी आप एक्वायर करते हो, आपका कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। समझ आया आपको? ये
क्लियर हुआ? चलो अब यहां पे सिलेबस पे आते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब मैं जान के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नहीं, वैसे यही आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पर एक पता चल रहा है कि क्या है इस सब्जेक्ट में ओवरऑल। यहां तक ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या ही बता दिया, सिर के ऊपर से बात चली गई। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक बात, मैंने यहां पे आपसे जो भी बात करी है ना, रिच डैड पुअर डैड वगैरह वगैरह, जो भी मैंने एक तरह से यहां पे पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। पर्सनल फाइनेंस एज इन कि एक इंडिविजुअल को अपने पैसे किस तरीके से खर्च करने चाहिए, एक इंडिविजुअल को अपने पैसे इन्वेस्ट भी करने चाहिए वगैरह वगैरह। एक तरह से मैंने एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे वो पर्सनल फाइनेंस नहीं है। हमारा सब्जेक्ट एक तरह से कॉर्पोरेट फाइनेंस है। तो सर फिर इतनी देर से 1 घंटा खराब क्यों कर दिया हमारा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता के? क्योंकि अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल जो करता है वही एक कंपनी की मैनेजमेंट होती है। समझ आया? जिस तरीके से एक इंडिविजुअल अपने थोड़े से पैसों को मैनेज करता है, उसी तरीके से एक कंपनी अपने खूब सारे पैसों को मैनेज करती है। फर्क बस इतना है, क्वांटम ऑफ मनी, बातें वही हैं। समझ आ रहा है आपको ये? तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बात बतानी जरूरी इसलिए थी कि आपके मन में कहीं ये ना आए कि जो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब आपको आगे पढ़ाऊंगा सर वो हम भी कर सकते हैं। जो ट्रिक्स आप यहां पे सीखेंगे इस सब्जेक्ट में वो एक कॉर्पोरेट के लिए होगी, ठीक है? एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए ट्रिक्स अलग है, लॉजिक वही है। समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब सिलेबस पे आते हैं। मैं आपके सामने एक सिंपल सा डेटा रखता हूं। मान लो एक कंपनी है, मान लो तुम्हारा नाम क्या था? मोहित? दीपांशु। मान लो दीपांशु चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद दीपांशु कहता है कि यार मेरे को ना CA वाला काम नहीं करना, बढ़िया आदमी हूं, बिजनेस करूंगा, बात खत्म, गल्ला बनाऊंगा, छोटा नहीं बड़ा, ठीक है? गल्ला समझते हो? तिजोरी टाइप वो जो होती है, ठीक है? वो बिजनेस करना, धंधा करना, बात खत्म। अब इसने सोचा कि बड़ा बिजनेस करूंगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? अब इसने अपना फिर से बनिया दिमाग लगाया। मतलब बुरा तो नहीं मान रहे इस चीज पे तुम? पक्की बात है ना? बल्कि ये तो प्रशंसा कर रहा हूं। अच्छा, इसने फिर अपना बनिया दिमाग लगाया, यार बिजनेस करना है, बड़ा करना है, लेकिन अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। बनिया अपना पैसा लगा के बिजनेस किया तो क्या बिजनेस किया? बड़ी सिंपल सी बात है, दूसरे का पैसा लगाओ, आगे इन्वेस्ट करो और कमाओ। डूब गया, कह देना मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बड़ी सिंपल सी बात। तो भाई अब मैं आपसे एक तरह से इस बात में ये पूछना चाह रहा हूं, दीपांशु ने जब ये सोचा कि यार अपना पैसा नहीं लगाना, लोगों का पैसा लगवाना है, तो एक कंपनी फाइनेंस कहां कहां से उठा सकती है? या तो इक्विटी से पैसा रेज कर सकती है। मतलब दीपांशु एक तरह से सोचेगा मैं अकेला मालिक नहीं रहता, मैं और लोगों को थोड़े थोड़े परसेंटेज का मालिक बना देता हूं। 51% की ऑनरशिप अपने हाथ में रख लूंगा, दीपा को दे दूंगा 10% की ऑनरशिप और 100 करोड़ रुपए रेज कर लूंगा, चेतना को दे दूंगा 25% की ऑनरशिप, यहां से 200 करोड़ रुपया रेज कर लूंगा, कहीं पे दे दूंगा 5% की ऑनरशिप, 50-60 करोड़ रुपए वहां से रेज कर लूंगा। समझ आ रहा है आपको? थोड़ी थोड़ी ऑनरशिप डाइल्यूट करके लोगों से एज एन इक्विटी पैसा रेज कर लूंगा। मान लो इक्विटी से भाई साहब के पास 200 करोड़ रुपए आ गया। फिर उन्होंने कहा कुछ लोगों को ना, जैसे मान लो यश से पैसे मांगने आए, यश अड़ गया, कहता मैं नहीं देता पैसे इक्विटी शेयर के बदले। तो यश से पैसे निकलवाने के लिए इसने फिर अपना बनिया दिमाग चलाया। इसने कहा यश तेरे को शेयर दूंगा, जैसे दीपा को और चेतना को, उनको तो मैंने बेकार शेयर दिए थे, वैसे शेयर तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को ना मैं प्रेफरेंशियल शेयर दूंगा, उसमें ना तेरे को प्रेफरेंशियल वोटिंग का राइट दूंगा। समझ आ रहा है आपको? ये इस तरीके से वही जो आप लॉ में पढ़ते हो। अल्टीमेटली यार वो है क्या? सामने है तो शेयर ना, सामने वाले बंदे को, ताकि एक जिसको कहते हैं ना, सामने आपको एक टॉफी देना, टॉफी दिखाना, चॉकलेट दिखाना, देख कितना प्यारा ये है, कुछ नहीं उसमें है, वही चीज। अच्छा, इसकी अच्छी अच्छी बातों में वो आ गया बेचारा, उसने कहा अच्छा तू मेरे को दूसरे वाले शेयर देगा, जो उनको दिया वो नहीं देगा, मैं खास हूं तेरे लिए, बड़ा स्पेशल हूं, चल ठीक है तू 200 करोड़ ले ले मेरे से। फिर इसने प्रेफरेंशियल इसको दे दिया और ये मन मन हंस रहा है पागल। चलो, उसके बाद ये कह रहा है यार 100 करोड़ की और जरूरत है। तो इसने सोचा बैंक को क्यों छोड़ूं, फिर तो एक काम करता हूं, बैंक से जाके डेट ले लेता हूं। अब डेट बैंक से ले सकता है, प्राइवेट फाइनेंसर से ले सकता है, डिबेंचर इशू कर सकता है, जो भी है। मान लो 100 करोड़ रुपया डेट से आ गया। अल्टीमेटली एक कंपनी इन्हीं सोर्सेज से पैसा रेज कर सकती है, जितने भी सोर्सेज होते हैं सभी को मैं इसी में डाल सकता हूं, कवर अप कर सकता हूं। कंपनी के पास, इसकी कंपनी के पास 500 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब कंपनी इसी पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है कहीं ना कहीं। समझ आया? ये मैंने आपके सामने और कुछ नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट रखी है। अगर मैं टी फॉर्म में रखूं,
यहां पे आप लायबिलिटीज दिखाते हैं टी फॉर्म में, लायबिलिटी में सबसे ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, जिसमें आप इक्विटी, प्रेफरेंस और सिक्योर्ड लॉन्स में डेट दिखाते हो, और इसी पैसे को अल्टीमेटली ये कंपनी अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। समझ आया? एसेट्स क्या हो सकते हैं? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड स्टफ, यही सारे एसेट्स होते हैं। यहां पे पैसा रेज किया, वही मैंने आपको इस एग्जांपल में लिखा है कि इसने पैसा रेज किया, इन सोर्सेज से पैसा रेज किया, एक पूल में 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया आपने वही एसेट्स में, वही लायबिलिटी एसेट्स। समझ आया आपको? ये एसेट्स में जो इन्वेस्ट किया पैसा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह में, इक्विपमेंट्स में, इन एसेट्स से क्या होगा? ये कंपनी प्रोडक्शन कर पाएगी। भाई मशीनें खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा। अगर सर्विस कंपनी हूं तो इन्हीं पैसों से पूरा सेटअप तैयार कर पाऊंगा, जिससे सर्विस रेंडर कर पाऊंगा। समझ आया आपको? ये क्लियर हो गया? प्रोडक्शन या सर्विस रेंडर कर पाऊंगा। जब मार्केट में ये चीज बिकेगी तो ही तो मेरे पास कुछ रेवेन्यू आएगा, दैट इज सेल होगी। रेवेन्यू होगा कॉस्ट माइनस करके, तभी तो कुछ प्रॉफिट आएगा और मैं कुछ कमाऊंगा। अल्टीमेटली बात वही निकली कि कहीं से पैसा उठाया, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया, उस पे ये रिटर्न कमाया। है तो वही सिंपल बिजनेस। मेरे को बताओ, समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो गया? अब यहां पे ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये पैसा कौन कौन से सोर्स से उठा सकते हैं या कौन कौन से सोर्स से उठाना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। आपके पास एक चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आपको यह पढ़ना है इधर का, कि कहां से पैसा उठाना चाहिए। इक्विटी से उठाना चाहिए, प्रेफरेंस से उठाना चाहिए, डेट से उठाना चाहिए। समझ आया? अब 500 करोड़ चाहिए था इस कंपनी को, इक्विटी से 200 करोड़ उठाया, प्रेफरेंस से 200 करोड़ उठाया, डेट से 100 करोड़ उठाया। मैं ऐसा भी कर सकता था, इक्विटी से 100 करोड़ उठा लेता और डेट से 200 करोड़ उठा लेता, तो भी पैसा तो 500 करोड़ इकट्ठा होता। लेकिन किस सोर्स से, किस प्रोपोर्शन में पैसा उठाना है? डेट से ज्यादा उठाना है, इक्विटी से ज्यादा उठाना है, इसकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए? दोनों सवालों में डिफरेंस समझ में आया? कहां से उठाना चाहिए, कितना? दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। किस सोर्स से किस प्रोपोर्शन में पैसा उठाना चाहिए, यह आपके पास एक चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इस चैप्टर में ये आप प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे। समझ आ रहा है? सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। ऑल्दो मेरी बुक में, अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता के चल रहा हूं, ऑल्दो मैं अपनी बुक का इंडेक्स भी आपको दिखा दूंगा, मेरी बुक में कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कंबाइंड एक चैप्टर है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बुक के बाद लो आईसीआई मॉड्यूल या फिर आप किसी और ऑथर की बुक को रेफर करें तो एकदम से ये मत कह देना हो सर ने एक चैप्टर ही नहीं कराया। मतलब कई ऑथर्स की बुक्स में ये 2 चैप्टर से बांटा होता है, मैंने उसको कंबाइंड कर रखा है क्योंकि कॉन्सेप्ट इज कंबाइंड, उस साथ में पढ़ने में, और क्वेश्चन भी कंबाइंड ही पेपर में आता है और वही बनता है। अलग अलग भी क्वेश्चंस हैं और सेपरेट क्वेश्चंस भी और मिला के क्वेश्चंस भी, तो वो साथ में है। समझ आ रहा है आपको ये? अच्छा, फिर मैंने बात करी थी पैसा आ गया, फिर दूसरी बात मैंने यहां क्या करी थी, इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है? बिल्डिंग में करना है, प्लांट में करना है, मशीनरी में करना है, कितना करना है, कैसे करना है इन्वेस्ट? समझ आया? इस तरफ का जो ये सवाल है कि पैसा आ गया, प्रोपोर्शन वगैरह सब डिसाइड हो गई, अब इस पैसे को हाउ टू इन्वेस्ट, इस तरफ का जो ये सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एट द सी इंटरमीडिएट लेवल, कैपिटल बजटिंग। एक चैप्टर है आपके पास, 2 चैप्टर हैं बाय द वे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सुना सुना सा लग रहा होगा ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैपिटल बजटिंग। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस है और उसी बेस पर टिका हुआ है हमारा कैपिटल बजटिंग का चैप्टर, और उस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं कि पैसा आ गया कंपनी के पास, अब उसको इन्वेस्ट कहां से कैसे किया जाता है, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, वो सवाल इधर करोगे। यहां पे अब मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, जैसे ही कैपिटल, मैं कई बार ना जान के ये ना नाम लिखता ही नहीं हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लेकिन मैंने लिखा है अब इसलिए क्योंकि कुछ नालायक बाद में बोलते हैं सर आप ये चैप्टर कराओगे नहीं क्या, क्योंकि आपने पहली क्लास में बताया ही नहीं उस चैप्टर के बारे में, तो इसलिए मैंने लिख दिया, कहीं आपके मन में ये ना आ जाए। लेकिन मैं क्यों नहीं लिखता अपनी मर्जी से, क्योंकि ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते ही ध्यान कहां जाता है, अरे ये तो सीए फाउंडेशन के मैथ्स में था, मतलब यहां पे मैथ्स आ गया, गए, ये ना होने वाला, ये ना हो पाएगा, छोड़ दो। मतलब पहली क्लास से ही ना एक मन में एक विजुअलाइजेशन तैयार हो जाती है बस इस नाम से
कि भाई ये तो मैथ्स में था और आ गया यहां पे मैथ्स में वैसे ही हाथ टाइट था, गया इंटर ग्रुप 2 तो गया, एफएम तो। पहली बात, मैथ्स है, मैं ये बात नहीं बोलूंगा मैथ्स नहीं है यहां पे, ठीक है, लेकिन वो मैथ्स नहीं है जो आप वहां पे पढ़ के आए हो, फाउंडेशन में अभी तक पढ़ा है। मतलब कहने का ये है, मैं यहां पे वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब नहीं करवाने वाला हूं, ना ही मेरे को आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। ना ही मैं आपको यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप करते आए हो, ना ही मैं आपको वो करवाने वाला हूं यहां पे कि भाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा दो, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट के मेरे को शायद फॉर्मूले भी नहीं याद होंगे अभी, ठीक है, कि वो फॉर्मूले लगवा के मैं आपको कंप्यूट करवा दूं। यहां पे है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एज इन, यहां पे सिंपली वर्ड्स में पुट करूं, आज अगर मेरे 100 रुपए हैं मेरे पास, मेरी जेब में अगर आज 100 रुपए हैं और हार्ड कैश में है, क्या मेरे 100 रुपए की जो वर्थ आज है, क्या आज से 5 साल बाद भी उतनी होगी या नहीं? नहीं समझ आया दीपा? मैं इस बात को, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, मैं इस बात को दूसरे वर्ड्स में पुट करता हूं। क्या आज अगर 100 रुपए से मैं ये मान लो, ये मार्कर 100 रुपए का है, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती है, महंगाई हर साल बढ़ती है, आज अगर 100 रुपए का ये मार्कर आ पा रहा है, क्या 5 साल बाद भी 100 रुपए का ये मार्कर आ जाए? नहीं हो सकता है, महंगाई बढ़ गई, मान लो 5 साल बाद 120 रुपए का आ रहा है। मतलब मैं एक तरह से कहना क्या चाह रहा हूं कि 100 रुपए की आज औकात थी इस मार्कर को परचेज करवाने की, 5 साल बाद 100 रुपए की इतनी औकात नहीं है कि ये मार्कर परचेज करवा दे। 100 रुपए की औकात कम हो चुकी है, वो ये मार्कर परचेज नहीं करवा पाएगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है। दैट इज नथिंग एल्स बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वक्त के हिसाब से मनी की वैल्यू में क्या चेंज आता है, सिंपल एज दैट। तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये तो मैंने एक छोटी सी बात करी, ऑब्वियसली पूरा चैप्टर है, समझ आ रहा है आपको? ये तो मैथ्स वाली चीज से डरना नहीं है, मैं ऐसा वाला मैथ्स नहीं है जो पहले था। अच्छा, उसके बाद यहां पे मैंने बात करी, प्रॉफिट आया, रिटर्न आया, इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस कर दिया, प्रॉफिट रिटर्न आ गया। अब इस प्रॉफिट रिटर्न का करना क्या है? इसको खर्च कर दूं, जो मैंने अभी बात करी रिच डैड पुअर डैड वाली। क्या इस प्रॉफिट को बिजनेस किया, भाई साहब ने बढ़िया दिमाग लगाया, पूरा बिजनेस किया, प्रॉफिट आया, क्या इस प्रॉफिट को ये खर्च कर दें एज अ कंपनी? अब मैं एज अ कंपनी बात कर रहा हूं, क्या इस प्रॉफिट को ये खर्च कर दें या इस प्रॉफिट को सेव कर दें? इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुट करूं ना, कंपनी जब किसी प्रॉफिट को खर्च करती है उसका मतलब होता है एज अ डिविडेंड बांटना। समझ पा रहे हो? क्योंकि कंपनी का खर्च करने का मतलब कंपनी ने अपने मालिकों को बांट दिया और कह दिया खर्च लो। समझ आया? कंपनी का उस प्रॉफिट को सेव करना मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स बचाना। समझ आया? क्लियर हो रहा है? रिटेन्ड अर्निंग से क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये हमारी कंपनी का P&L, यहां पे हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, रिटर्न कमाया, और मान लो इसको एज अ डिविडेंड बांटा नहीं, तो ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटलाइज हो जाएगा। यहां पे जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये प्रॉफिट गया, नया प्रॉफिट था, नया पैसा था, एसेट्स में और पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि नया प्रॉफिट आया है। जितना ज्यादा प्रॉफिट एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स बचाऊंगा, उतना ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ेगा, उतना ज्यादा एसेट बढ़ा पाऊंगा। जितने ज्यादा एसेट बढ़ेंगे, एक सिंपल सी बात, पहले एक मशीन थी 10,000 यूनिट्स बना के बेच पाता था, अब दूसरी मशीन आ गई इस प्रॉफिट से 20,000 यूनिट्स बना के बेच पाऊंगा, प्रॉफिट और बढ़ेगा, कंपनी और ग्रो करेगी, बिजनेस और ग्रो करेगा। समझ आया? वही बात यहां पे है, प्रॉफिट को खर्च कर दिया, जहां थे वहीं रहेंगे, प्रॉफिट को सेव करके, रिटेन करके कंपनी के बिजनेस में वापस से इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ग्रो कर जाएगी। ये डिसीजन लेना कि प्रॉफिट जो आया उसको डिविडेंड की तरह बांटना है, नहीं बांटना है, बांटना है तो कितना बांटना है, इससे कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी के शेयर के प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी बातें आपके पास चैप्टर में आएंगी। एक चैप्टर है आपके पास डिविडेंड पॉलिसी। समझ आया आपको? ये सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने यहां पे ना बैलेंस शीट की कई बारी बातें करी। अभी बैलेंस शीट में अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आई नो वैसे आप वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते हो, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए टी फॉर्म में बैलेंस शीट आपके पास रख रहा हूं, उससे मत सोच लेना कि ये क्या करवा रहे हो, ठीक है ना। ओवरऑल लायबिलिटी साइड पर या तो इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, सिक्योर्ड लॉन्स वगैरह में, या नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका डेट आता है, ठीक है, या फिर करंट लायबिलिटीज आती हैं। अब इन्हीं के बड़े सारे हेड्स आप बनाते जाते हो और वो लाइन आइटम्स बढ़ती जाती हैं। ओवरऑल तो यही आता है। अच्छा, इसी तरीके से एसेट साइड पे या तो नॉन करंट एसेट्स आते हैं, दैट इज फिक्स एसेट्स, या फिर करंट एसेट्स आते हैं। इसी की बड़ी सारी लाइन आइटम्स इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के नीचे बनती रहती हैं, ठीक है। मैंने यहां पे एक तरह से इनकी तो बात कर ली है। ये पैसा आया, कहां से आया? कैपिटल थ्योरीज, सॉरी
कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर का रेफरेंस दिया था, कितना पैसा कौन से सोर्स से रेज करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का रेफरेंस दिया था, कहां इन्वेस्ट करना है, कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर का रेफरेंस दिया था, P&L की बात कर चुका हूं, जो प्रॉफिट आया उसको खर्च करना है या री इन्वेस्ट करना है। करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट की बात नहीं करी थी, समझ आया? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी से क्या निकलता है? क्यों? मतलब आंसर सही है, ये वर्किंग कैपिटल कैसे है? अभी आंसर चाह नहीं रहा हूं, क्वेश्चन रेस कर रहा हूं, ठीक है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल कैसे है? वर्किंग कैपिटल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल बनती कैसे है? वर्किंग कैपिटल का लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? डेटर को कैसे मैनेज किया जाता है, जो विच इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स? क्रेडिटर को कैसे मैनेज किया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज? इस तरीके की बातें आपके पास एक चैप्टर आएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्यार से हम इसको बोल देंगे WCM। ये बातें इस चैप्टर में होंगी, मतलब पूरी बैलेंस शीट आपको स्टडी करनी है, समझ आया? अब मैं यहां पे अगर क्रॉस फॉर्म में बोलूं ना, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आप सीखते हो बैलेंस शीट बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, FM के सब्जेक्ट में आप सीखते हो उसका एनालिसिस, बना के दे दिया, अब एनालाइज करो इससे होगा क्या, समझ आया? तो यहां से अब मैं एक बात कह सकता हूं, पूरा का पूरा FM आपका डिसीजन मेकिंग है, समझ आया? सभी को क्लियर हो रहा है? तो अभी तक मैं आपके पास जो चैप्टर की बात कर चुका हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, WCM। इसके बाद आपके पास कुछ और चैप्टर्स आएंगे। एक चैप्टर है आपके पास फाइनेंशियल रेशियोज। इस चैप्टर का भी हिंट आपने स्टैंडर्ड 12th में आपके पास वो होगा, अकाउंट्स में ये चैप्टर होगा जिसमें करंट रेशो, लिक्विड रेशो, अपना लिक्विड एसेट रेशो, डेट सर्विस रेशो, इस तरीके के रेशोज के को रटा होगा, ठीक है? वही चीजें यहां पे हैं। ऑल्दो ये चैप्टर होता है बहुत छोटा, सिर्फ 2 क्लासेस का हमारा ये चैप्टर होता है, ठीक है? लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इसका एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना ही है। अब आप देख लो 60 नंबर की अगर मेरी FM है, उसमें से 5 नंबर कंपलसरी क्वेश्चन है इसका। अब आपको पेपर पैटर्न आपने जैसा कॉस्टिंग का दिया है वही पेपर पैटर्न इसका होता है काइंड ऑफ, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, उसमें जो 4 पार्ट्स होते हैं 5-5 नंबर के, उसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैं 99.9% प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकता हूं इसका होता है, समझ आ गया? चैप्टर आसान है, ठीक है? ऑल्दो ये चैप्टर बिजनेस जो कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो सारे इस चैप्टर में ही सीखेंगे, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं आपको पूरा, ठीक है? एक चैप्टर का मैंने नाम नहीं लिया है, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस, क्योंकि उसी चैप्टर से मेरे को शुरू करना है, तो उसके बारे में तो फिर मैं डिटेल में शुरू होऊंगा, यहाँ पे बेसिक बात नहीं कर रहा हूं। तो अब एक बारी सिलेबस क्या है, रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस, बस नाम ले रहा हूं, इससे तो शुरू करूंगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बताया पैसा कहां से रेज करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, किस प्रोपोर्शन में रेज करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है? डिविडेंड पॉलिसी, जो प्रॉफिट कमाया उसको खर्च करना है या रिटेन करके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, उससे क्या इंपैक्ट्स होंगे बिजनेस पे। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज, वही रेशियोज वाला जो अभी डिस्कस किया, ठीक है जी? ये है आपके पास। इसके अलावा भी 2 चैप्टर्स हो रहे हैं, उसकी अभी अलग से बात करनी है। पहले अब आप मेरे को ये बताओ, नींद में तो नहीं हो, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, समझ आ रहा है सारा? थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाएगा जैसी बातें, अगर यही बातें हैं इस सब्जेक्ट में, तो लग रहा है कि नहीं? हाँ सर, आपके मुंह पे तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चैप्टर है आपके पास लीजिंग डिसीजंस, बताता हूं अभी क्या है। एक चैप्टर है आपके पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। पहली बात, जो आपका ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, इसी की एनहांसमेंट है रिस्क एंड सर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग। मैं वैसे अपनी तरफ से इन दोनों चैप्टर को अलग मानता ही नहीं हूं,
ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, कोई भी इन्वेस्ट करे, तो रिटर्न भी ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई कितना रिटर्न आएगा, लेकिन रिस्क को भी ध्यान में लेके चलना पड़ता है कि रिटर्न तो आएगा ठीक है, लेकिन उतना रिटर्न कमाने के लिए जितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, क्या मेरी कैपेबिलिटी है उतना रिस्क उठाने की? समझ आया? तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हुए रिटर्न को ध्यान में रखना, वो बात यहां पे पढ़नी है। इन्वेस्टमेंट करते हुए रिस्क को भी ध्यान में रखना, वो बात यहां पे पढ़नी है। समझ आया? लीजिंग डिसीजंस के चैप्टर में आपको इस तरीके की बातें पढ़नी है। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एसेट को खरीद कर लाऊं या किराए पर ले लूं या उसको खरीदने के लिए लोन ले लूं बैंक से। समझ आया? इस तरीके की बातें आपको लीजिंग डिसीजंस में पढ़नी है। ये जो डिविडेंड पॉलिसी, लीजिंग डिसीजन और रिस्क अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बस्टिंग, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, डिविडेंड पॉलिसी, लीजिंग और रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये चैप्टर्स पहले सीए फाइनल में हुआ करते थे, न्यू कोर्स में आपके सीए इंटर में डाले गए हैं। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने अपने आप से इसलिए बोल दी क्योंकि बहुत बच्चे ना नालायक और बच्चों को डराने के लिए ये बात बोलते रहते हैं, ओहो सीए इंटर की एफएम में तो ना 3 चैप्टर ना फाइनल वाले हैं। तो इन चीज़ों से अगर किसी से सुनो तो डर मत जाना, क्योंकि ये अन्याय सीए फाइनल वालों के साथ हुआ है, बेचारों के साथ। तुम्हारे साथ नहीं हुआ कि सीए फाइनल के चैप्टर यहाँ डाल दिए, क्योंकि ये मोस्ट ईजी चैप्टर थे और सीए फाइनल में इनके क्वेश्चन आते थे। तो सीए फाइनल में ये होता था, कॉन्फिडेंस होता था पेपर में कि और कुछ पेपर में हमें आता हो या ना आता हो, इनका क्वेश्चन तो हमें आता ही होगा, सॉल्व कराएंगे। समझ आया? ये आपके साथ बुरा नहीं हुआ, आपके साथ तो अच्छा हुआ है। ठीक है, आसान चैप्टर है बिल्कुल। समझ आ रहा है आपको ये सारा? तो ये हमारा पूरा सिलेबस एफएम का चलेगा। यहां तक की सारी बात समझ आई? तो ये मेरा पहले एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू है। आई गेस आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है क्या इसमें? ठीक है ना? अब एक बारी स्टार्ट करते हैं। रिस्क एंड लिवरेज एनालिसिस। अब मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, बड़ी बेसिक बातें करूंगा। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, ऑल्दो क्योंकि आप में से मोस्टली बच्चे मुझसे ही कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरे पढ़ाने का एटलीस्ट वो तो पता ही है कि वे पढ़ाने का तरीका क्या है, तो वही चलेगा। वही है मेरा कि पहले पूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट वाली क्लास प्रॉपरली अटेंडेड हो। ठीक है ना? पहले पूरी प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, लेमन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। और बस इतना ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 में आपके पास ना स्टिल एक मार्जिन ऑफ एरर होता है कि क्लास में अगर सर ने 4 क्वेश्चन घर से होमवर्क करने के लिए दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कर लूँगा, 2 बाद में जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है बाद में रिवीजन पुटअप करने के लिए। लेकिन ग्रुप 2 में आपके पास नहीं होता है। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। अगर मैं फेब एंड में भी सिलेबस खत्म करूँ जो मैंने बोला है, तो भी आपके पास मार्च और अप्रैल है, मई में अगर पेपर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिवीजन का उतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होगा, तो उस टाइम पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बस मैं इतना आपसे मांगूंगा कि साथ साथ चलिएगा बिल्कुल। ठीक है, पक्की बात? और अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह के और क्लास के सभी क्वेश्चंस के। ठीक है ना? बुक हमारी वही उसी तरीके से जो कॉस्टिंग की बुक थी उसी तरीके से डिवाइडेड है। वही सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपके पास आंसर्स भी होंगे, पास्ट ईयर वगैरह सब कुछ कवर्ड है। मैं अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बुक में वही जैसे कॉस्टिंग की बुक में पास्ट ईयर भी कवर्ड है, स्टडी मैट भी कवर्ड है। स्टडी मैट को बेस बना के ही, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टडी मैट को बेस बना के ही बुक बनाई गई है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर्ड अप कर रखे हैं, और जो और कुछ ऑथर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, विद द ड्यू क्रेडिट टू दोज ऑथर्स, वो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर कवर्ड है। ठीक है जी, तो सब कवर्ड है इसमें। और पिछले साल की जो आरटीपीज हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स के भी, 100% नहीं कह रहा हूं, ऑब्वियसली जो अच्छे करने वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो सेम होते हैं, आपने आरटीपीज में नोटिस भी किया होगा, तो जो करने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने यहां पे कवर्ड अप कर रखे हैं। तो एज इन मैं अपनी तरफ से ये आपको ट्रस्ट दिलवाना चाह रहा हूं कि आपको अब मेरे एंड पे और कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बाकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और जो एक्स्ट्रा करना चाहें वो आपकी मर्जी है ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे इसमें आपका स्टडी मैट वगैरह सब कवर्ड होगा। ठीक है, स्टिल आपका बाद में अगर मन भी करे यार नहीं एक बुक की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, सर की बुक में से तो कर लिया, तो फिर स्टडी मैट के अलावा तो और कुछ मत उठाना। और वही होगा आपके साथ, अगर आपने कॉस्टिंग में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी आई गेस,
कि आप अगर मेरी बुक को बेस बना के एक बार उसमें से कर लें तो स्टडी मैट आपको ना तो मुश्किल लगेगा ना ही उसको करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टडी मैट में पहली बात क्वेश्चन होते हैं बड़े लिमिटेड, 10 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में, 6 क्वेश्चन तो इसी में कवर्ड होंगे, बाकी 4 क्वेश्चन होंगे उसमें से भी 2 करने लायक नहीं होंगे जो कि एग्जाम्पल्स होंगे, बाकी 2 करने लायक भी होंगे तो वो फटाफट आप कर लोगे क्योंकि वैसे वैसे क्वेश्चन आपने और कर रखे होंगे। समझ आ गया? क्लियर है? चलो अब यहां पर इस चैप्टर से चलते हैं। तो पहले मेरे को ना एक बात बताओ, रिस्क का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो मैं ना रट के आया था, तो ना मैं रट के ये सोच के आया था कि 11:30 बजे तक जो मैंने कहानी अभी तक बोली ये होगी, लेकिन मेरी किस्मत 11 बजे की कहानी खत्म हो गई, क्लास है 11:30 बजे तक। अब मेरा तो कोटा आज का खत्म हो गया, तो अब मेरे को अपनी इज्जत बचानी है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के आज की क्लास आगे चलाऊंगा। बच्चे कह रहे हैं बताओ क्या आदमी है ये। चलो एनीवे, तो रिस्क का मतलब बता दो एक बारी। और यार लिवरेज वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे, मैं आपको याद दिलाता हूं, क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में लिवरेज का शब्द आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और या लिवरेज, वहां पे ये वर्ड पक्का पक्का आता है। मेरे को अपनी बिजनेस स्टडीज का कुछ याद नहीं है 12th का, बस ये याद है, हाँ आता है उसमें, इसलिए मैं हर लेक्चर में बोल देता हूं ये बात। चलो तो मेरे को एक बारी रिस्क का आप क्या जानते हैं, सही गलत कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क का मतलब और लिवरेज का मतलब एक बारी बताइए। हाँ जी बताओ बताओ। हाँ जी महाराज, कॉलेज के आईटी फाइनेंस वाले सेल में हैं आप, इन्वेस्टमेंट सेल में तो नहीं है? अच्छा एंटरप्रेन्योर में है, ठीक है। तुम हो आईटी? अच्छा बताओ यार, चलो कोई बात नहीं, वैसे बता दो रिस्क, रिस्क क्या है यार? सीए करेगा, सीए में बड़ा रिस्क है यार। क्या रिस्क है? लॉस होने का, एज सिंपल एज दैट। भाई अगर मैं कह दूं ये कर लो, 110% प्रोबेबिलिटी है ऐसा होगा ही होगा, तो काहे का रिस्क? रिस्क तो वहीं पे आता है कि आप अगर इस काम में घुस गए, प्रोबेबिलिटी है हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है नहीं भी होगा। ग्रेजुएशन में कहते हैं बीकॉम, सिंपल बीकॉम करनी है, रिस्क नहीं है। क्यों यार? पास तो कर ही लेंगे ना, सप्ली के साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लेकिन पास हो जाएंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी हमारे पास, इसलिए रिस्क नहीं है। सीए रिस्क है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि 100% रिजल्ट जब इंस्टीट्यूट ही नहीं निकालता तो हम कैसे कह सकते हैं? समझ आया? तो इसलिए रिस्क है। कहने का मतलब एक सिंपल एक वर्ड में अगर मैं बोलूं ना, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ही रिस्क है। अगर फ्यूचर ही सर्टन हो गया 100% के साथ मैं कह दूं ये होगा ही, तो रिस्क है ही नहीं। और अगर फ्यूचर अनसर्टन है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फायदा भी हो सकता नुकसान भी हो सकता, तो वो रिस्क है, यही मतलब है। अच्छा लिवरेज का मतलब बता दो अब, चलो रटा रटाए मतलब बता दो। हाँ जी a certain amount for a larger amount। बेटा अब मैं ना, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, अब तू मौका मिल गया मेरे को थोड़ा सा बोलने का, तो बोलने दे। देखो अब तू जैसा जैसा आप लोग समझाओगे ना वैसा ही मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है? बच्चे कहेंगे ठीक है डेमो ही तो क्लास है, हम नहीं आएंगे कल से। एनीवे बताओ भाई लिवरेज का मतलब। हाँ ठीक है, एक मिनट आगे अब सही जा रहा है, दोबारा बोल। जैसा आपने कमोडिटीज का बताया हुआ था कि इनटू 100 और वो मतलब जो वो वाले। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो मतलब थोड़ा अमाउंट लगा के ज़्यादा कमाने के चांसेस, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग बोला है। अब मैं एक बार आपको पूरा लिवरेज समझाता हूँ क्या है, ठीक है? वहीं से पूरे चैप्टर का बेस बनाने चलते हैं। अब मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर अपने चैप्टर के कोर्स पे ही आ गया हूँ, ठीक है ना? अच्छा लिवरेज को अगर सिंपल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, जो बुकिश डेफिनेशन है उसका अगर हिंदी में कन्वर्ट करके मैं मतलब बोलूँ, तो बुकिश डेफिनेशन ये कहती है लिवरेज का मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है, मेरे पास नहीं है, एक ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से लाया गया है मेरे पास नहीं है, लेकिन वो कंपोनेंट मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। मेरी खुद की कैपेबिलिटी को जब वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ाएगा तो हो सकता है मैं मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमा जाऊं और हो सकता है मैं मल्टीपल टाइम्स लॉसेज इनकर कर दूं। है क्या बोल गए सर ये? मतलब क्या कि बाहर से लाया गया कंपोनेंट मेरी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा और मल्टीपल टाइम रिटर्न कमा लूंगा, लॉसेज कमा लूंगा। ठीक है रट लेंगे, समझ नहीं आया लेकिन ठीक है। मतलब अगर मैं होता तो मेरे साथ तो यही होता, अगर मेरे को कोई तो ना बता दे। क्या आपके साथ तो यही हो रहा है? यार तुम ना ऐसे ना या तो हाँ बोलो, मेरी बेइज्जती मार लो थोड़ी सी, लेकिन भाई इंटरेक्टिव बनाओ। पता है मेरे को भी मजा तभी आएगा इंटरेक्टिव बने।
समझ आया? मैं एक्चुअली में बता रहा हूं, मैं ना बोर हो गया था कैमरे के सामने बस रिकॉर्डिंग करते करते। मैं एक्चुअली में एक्साइटेड था, हाँ जैसे भी हैं नालायक से हैं, लेकिन मेरे सामने स्टूडेंट्स होंगे, चाहे थोड़े होंगे ज्यादा होंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बोलता रहता हूं। फिर इंटरेक्टिव जितना ज्यादा बनाओगे ना, पता है आपका भी होराइजन उतना ज्यादा खुलेगा। हो सकता है मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से चीज समझा दूं, आपको क्वेश्चन भी हो जाए उससे, लेकिन आपका होराइजन वाइड कैसे होगा, आप उसमें क्वेरी निकालो। हो सकता है मैं उसमें दूसरा एग्जांपल दूं, हो सकता है मैं तो बल्कि सेल्फिश होकर कह रहा हूं, हो सकता है तुम्हारे पूछने से मेरी नॉलेज एनहांस हो जाए, तो खुद भी सेल्फिश हो जाओ, अपनी नॉलेज एनहांस कर लो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। एनीवे, तो मैंने जो बात बोली थी ना, अब मैं उसको एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूं। एक बारी उसी बात को दोबारा से रिपीट करूंगा बस, कि लिवरेज तीन पॉइंटर्स हैं। लिवरेज बाहर से लाया गया कंपोनेंट, पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। तीसरा पॉइंटर मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने की वजह से या तो रिटर्न मल्टीपल टाइम्स ज्यादा आएगा या रिटर्न मल्टीपल टाइम नेगेटिव में आएगा। अब सर इसका क्या है, पहले मैं आपको दो लेमन एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देता हूं जो कि कोर से रिलेटेड है, फिर प्रैक्टिकल बिजनेस में लेके चलूंगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड इस पूरी चीज को समझते हैं। मान लो अमित है ना, हाँ, मान लो अमित भाई साहब हैं, नाराज मत होइए अब जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है, फिर ज्यादा बोल लेंगे। मान लो एक ना इतना बड़ा पत्थर था, ये बहुत हैवी पत्थर। मोहित ने अमित को कहा, जा इस पत्थर को ना, तू तो बड़ा ताकतवर है, जाके इस पत्थर को अपने हाथ से दूर करा। अमित ने कहा कोई चक्कर नहीं है, पत्थर को हिला दूंगा मैं, फेंकाऊंगा इसको दूर। अब ये पत्थर था बहुत बड़ा, अमित जाके उसको धक्का मार रहा है पत्थर को बार बार, इससे दूर जा ही नहीं रहा। समझ आया? हाँ जी, हाँ बस चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल मेघना का ही। तो अब अमित ऐसे ऐसे पूरा जोर लगा रहा है, इससे पत्थर हिल ही नहीं रहा। मोहित हंस रहा पीछे खड़े हो गए, साइड पे खड़ी होकर मेघना यही बात देख रही थी। मेघना ने अमित को कहा हटियो। मेघना ने यहां पे इसी पत्थर के आगे ना एक छोटा पत्थर लगाया, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर रखा और इनके बीच में ना एक लोहे की रोड लगा दी, ठीक, और यहां से इस रोड को पुल कर दिया जिससे ये पत्थर मूव कर जाएगा। समझ आया आपको ये क्या किया? इसको क्या कहते हैं, एक लीवर लगा दिया। समझ आया? लिवरेज का जो वर्ड है वो अराइज ही लिवर वर्ड से हुआ है। वो बॉडी पार्ट वाला लिवर की बात नहीं कर रहा हूं, जो टूल होता है लिवर। ये अल्टीमेटली इन्होंने एक देसी टाइप का एक छोटा पत्थर लगा के और बीच में एक लोहे की रोड लगा के ये एक लिवर ही बनाया है। अब ये अल्टीमेटली इस लिवर ने क्या किया, हमारी खुद की कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम अपने बेयर हैंड से उस पत्थर को मूव कर पाए, लेकिन एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट, एक लिवर नाम का कंपोनेंट, उसने मेरी ही कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया कि अब मैं इस पत्थर को मूव कर सकता हूं। समझ आया? तो मैंने यही बात बोली थी, एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो कि मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देगा। ये दो चेक पॉइंट्स हो गए। तीसरा चेक पॉइंट, या तो फायदा होगा मल्टीपल टाइम्स या नुकसान होगा मल्टीपल टाइम्स। फायदा तो ये है, जो पत्थर अपने मैं बेयर हैंड से नहीं हिला पा रहा था वो मैं ही पुल कर रहा हूं इस लीवर को, लेकिन अब मैं इसको हिला पाऊंगा, ठीक है। लेकिन नुकसान ये है, अगर ये रोड लोहे की नहीं लकड़ी की ले आई बेचारी, अब ये पूरा जोर लगा के उसको खींच रहे हैं और ये टूट गई, खुद के मुंह पे आके लगेगी। समझ आया? मतलब नुकसान होने के चांसेस। सिमिलरली इसमें अगर इसी लेमन एग्जांपल को मैं बिल्कुल और दूसरे टर्म्स में बोलूं, कार को पुल करना है पंचर वायर लगाने के लिए, वो नीचे वो लिवर लगाते हैं उसका, जैक बोलते हैं जिसको। अब बेयर हैंड्स में हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है कि पूरी गाड़ी को पुल कर दें, लेकिन जैक लगाते हैं, जैक को भी अपने पैर से ही प्रेशर डालते हैं, उसको भी कोई मशीन से तो नहीं है, वो जैक अपने आप में मशीन है, लेकिन उसको पुल या तो हाथ से या पैर से ही करते हैं, लेकिन पूरी गाड़ी पुल हो जाती है। समझ आ रहा है आपको? ये कहने का मतलब मेरी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है गाड़ी को पुल करने की, लेकिन बाहर से एक कंपोनेंट लाया जैक, जिसने मेरी कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया कि अब मैं उसी गाड़ी को अपने ही बेयर हैंड से पुल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ जैक। लेकिन नुकसान है, फायदा भी है। फायदा ये है मेरी कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, मैंने उसी गाड़ी को उतने वेट को उठा दिया। नुकसान ये है अब नीचे लेट के पंचर लगा रहा हूं और वो टूट गया, तो मेरे में तो इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसका उठा लूं, मुंह पे आगे गिरेगी गाड़ी, खत्म। समझ आया आपको? ये तो ये थे बिल्कुल लेमन कि ताकि आपको पहले ये आई गेस अब आप शायद डेफिनेशन से तो लिंक कर पा रहे होंगे कि एक बाहर से लाया गया कंपोनेंट जो कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है, जिससे हो सकता है रिटर्न मल्टीपल टाइम्स आए या हो सकता है नुकसान मल्टीपल टाइम्स हो। इसका मतलब क्या है, ये तो समझ आया इन लेमन एग्जांपल से। अब सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है ये चीज या नहीं, वो बात पे आते हैं। देखो मैं ना आपको, चलो मैंने नेट बंद कर दिया यार, वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार दिखाऊंगा, वो हैंग कर रहा था इस वजह से, नेट की वजह से।
स्टॉक मार्केट में ना एक चीज होती है, जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, आजकल चल रहा है, जैसे मैंने कल चेक किया था, यूनियन बैंक का ना शेयर 3, अब मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है, कल मैंने चेक किया था, पैसे भी लगाए थे इसमें थोड़े से, 322 रुपए .95 समथिंग का इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा था, आई गेस सो। ठीक है, वो मेरे को गाली मत निकालना कि क्लास के बाद चेक करो, क्योंकि अभी तक चेंज हो चुका होगा उसका प्राइस, ठीक है ना। तो 322 रुपए समथिंग इसका प्राइस चल रहा था। और ना जब मैंने अपना डीमैट खोला, जीरोधा पे जब मैंने खोला, तो यूनियन बैंक के शेयर के आगे ना 2 बातें लिखी हुई थी, ठीक, जहां पे जैसे शेयर के प्राइसेस लिए होते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा यहाँ पे, अभी वो नेट नहीं चलाना चाह रहा हूं, नहीं तो क्लास रुक जाएगी मेरी। तो इसके शेयर के स्क्रिप्ट के आगे, अच्छा स्टॉक मार्केट में ना जैसे हम तो शेयर्स बोल देते हैं या स्टॉक बोल देते हैं, स्टॉक मार्केट में आप देखना वहां पे ना डीमैट, किसी भी ब्रोकर से आप डीमैट खुलवाओगे, वो शेयर्स को या स्टॉक को स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो आप वहां पे अगर देखो कहीं पे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या चीज है। स्क्रिप्ट का भी मतलब कौन सा शेयर, ठीक है, SCRIP, स्क्रिप्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे ना 2 चीजें लिखी हुई थी, एक लिखा हुआ था MIS मल्टीप्लायर, एक लिखा हुआ था CNC मल्टीप्लायर। सर ये क्या है? CNC की फुल फॉर्म होती है कैश एंड कैरी। होता क्या है वो भी मैं बताता हूं। N मतलब एंड, ठीक है ना, कैश एंड कैरी मल्टीप्लायर। MIS होता है मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ। MIS होता है मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ मल्टीप्लायर, और CNC होता है कैश एंड कैरी मल्टीप्लायर। अब ना इसके आगे लिखा हुआ था, जो तो CNC मल्टीप्लायर था उसके आगे लिखा हुआ था 1x है। सर ये क्या होता है, बताता हूं अभी। MIS मल्टीप्लायर के आगे लिखा हुआ था 9x, ठीक है। अब इसका सर मतलब क्या है? पहली बात, आगे बढ़ने से पहले, यही लिवरेज के बारे में यहां पे बताने से पहले, स्टॉक मार्केट में ना ट्रेडिंग ना 2 तरीकों से होती है। अब ना यहाँ पे एकदम से आई नो कि जैसे ये बातें चलती हैं तो मन में सवाल आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग नहीं मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, मैं लिवरेज पे लेके जाने के लिए इसकी रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी भी बातें जो मैं करूँगा वो मैं अलग अलग से बीच बीच में करता रहूँगा, बट मैं ये इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर मन में कुछ डाउट आए तो वो क्लास के बाद पूछना, ठीक है ना। अच्छा, मार्केट में ना ट्रेडिंग 2 तरीकों से होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है डिलीवरी ट्रेड। एंड आई गेस सो अभी तक आपको ये बात तो अब पता होगी ये होता क्या है। मैं फिर भी फटाफट से एक बार बता देता हूं। स्टॉक मार्केट में रियल टाइम ट्रेडिंग मॉर्निंग में 9:30 शुरू हो जाती है, 3:30 का आपको टाइम पता होगा, 3:30 मार्केट क्लोज होती है जैसे, ठीक है ना। डिलीवरी ट्रेड का मतलब होता है कि मैंने आज शेयर खरीद लिया, अब उसके बाद मेरा मन करता है आज की आज इस शेयर को बेचने का, मैं आज की आज बेच सकता हूं। मेरा मन करता है 10 दिन बाद बेचने का, मैं 10 दिन बाद बेच सकता हूं। मेरा मन करता है 100 दिन बाद, मेरा मन करता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब मेरा मन करेगा मैं उस टाइम इस शेयर को बेचूंगा। जितने टाइम मेरा मन करेगा उतने टाइम तक मैं शेयर को होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। इंट्राडे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज टुडे इज व्हाट, फ्राइडे नो, आज फ्राइडे, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करता है, मैंने मान लो अभी आपकी क्लास में बैठे बैठे मान लो मैं एक शेयर परचेज कर लूं, अभी टाइम हुआ है 11:17 पे मान लो शेयर का प्राइस, जो भी शेयर मैंने बाय किया मान लो 320 रुपए चल रहा है, ठीक है। और मैंने जैसे जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो वहाँ पे शेयर का नाम लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिल करते हैं, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है और उसमें आपसे पूछता है, 2 ऑप्शंस देता है, इंट्राडे करना है या डिलीवरी ट्रेड करना है। अगर मैंने वहाँ पे इंट्राडे कर दिया, इसका मतलब ये है मैंने अगर आज के दिन में किसी भी टाइम पे एक शेयर बाय किया है तो इसकी सेटलमेंट मतलब ट्रांजैक्शन क्लोज करना मतलब इसको बेचना, समझ आया। इसको बेचकर अपनी पोजीशन सेटल करना, पोजीशन सेटल करने का मतलब प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो कमा के निकलो, वो मेरे को सेम डे करना पड़ेगा, समझ आया। मतलब सर मान लो मैंने 11:17 पे 320 रुपए का शेयर खरीदा, मार्केट के क्लोज होने का टाइम आ गया, 3:20 हो गए, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। सर इस टाइम पे मान लो शेयर का प्राइस 300 हो और 300 में अगर मैंने बेच दिया तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। 320 रुपए का खरीदा था, 300 का बेचूंगा, 20 रुपए का नुकसान, मैं नहीं बेचना चाहता, तो क्या भी फिर भी मेरे को बेचना पड़ेगा। अगर आपने इंट्राडे किया है, आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, आपको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचोगे, हर ब्रोकर का अलग हिसाब होता है,
कुछ ब्रोकर 3:30 बजने से 5 मिनट पहले, कुछ ब्रोकर 3:30 बजने से 15 मिनट पहले, कुछ 10 मिनट पहले ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल कर देंगे। समझ आया आपको? ये वो ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपकी पोजीशन सेटल हो जाएगी। प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट आपका शो करना शुरू कर देगा, लॉस आ रहा होगा तो लॉस आपका शो करना शुरू हो जाएगा। और इसको मार्केट की टर्म्स में, जैसे मैंने तो अभी बोला ना, मार्केट में अपनी पोजीशन को काटना, एक देसी लैंग्वेज में ना, अगर आप ब्रोकर्स की लैंग्वेज सुनोगे वो बोलते हैं अपना सौदा काट दो या फिर अपनी पोजीशन काट लो। ठीक है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? पोजीशन को सेट कर लो, पोजीशन सेट ऑफ कर लो। एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पोजीशन स्केयर ऑफ कर लो। कोई आपको बोले ना स्केयर ऑफ कर लो, पोजीशन स्केयर ऑफ कर लो, उसका मतलब बाय कर रहा है तो सेल कर दो, सेल कर रखा है तो बाय कर लो और नेट करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो। समझ आया? ये बात क्लियर हो गई? ये होता है इंट्राडे। तो ये आपको समझ आ गया इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, डिलीवरी ट्रेड क्या होता है। अब मैंने यहां पे MIS की फुल फॉर्म लिखी है, मार्केट इंट्राडे स्केयर ऑफ ट्रेड ऑफ। तो ये जो MIS मल्टीप्लायर होता है ये इंट्राडे के लिए होता है। ये होता क्या है? वही लिवरेज है, उस पर तो मैं आ रहा हूं, ठीक है ना। और ये जो कैश एंड कैरी CNC मल्टीप्लायर होता है ये डिलीवरी ट्रेड के लिए होता है, कि मैं आज खरीद लूं, अब मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी बेचूं। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बीच में एक बात बता रहा हूं, मैं अगर आज कोई शेयर खरीद रहा हूं और डिलीवरी ट्रेड में खरीद रहा हूं, मतलब जब मर्जी बेचूं इसको, तो वो शेयर ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पैसे पे कर दिए तो अभी के अभी साथ के साथ मेरे डीमैट अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा, उसी टाइम नहीं शो करेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं फटाफट से आपको एक बार बता देता हूं। मान लो यहां पे ये स्टॉक एक्सचेंज है, नींद में तो नहीं हो, होश में है, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, समझ आ रहा है? थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है क्योंकि अब तो सीधा पैसों की बात हो रही है, ठीक है। हाँ सर ये बताओ, अच्छा यहां पे मान लो इन्वेस्टर है, बड़ा खुश, ठीक है, और बीच में है ब्रोकर। जो डीमैट अकाउंट होता है वो ब्रोकर के थ्रू खुलवाना पड़ता है, जिसमें जीरोधा, शेयर खान, ICICI बैंक सिक्योरिटीज, येस बैंक सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, अपस्टॉक्स, जिसकी आजकल काफी एड्स वगैरह भी आती हैं। तो ये बड़े सारे ब्रोकर्स हैं, किसी के भी थ्रू आप डीमैट खुलवा सकते हैं। सो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रोकर को अधिकार दे रखा होता है कि मेरे बिहाफ पर तुम लोगों के डीमैट वगैरह खोल लो। एक्चुअली में सेटलमेंट क्या होती है, मेरा डीमैट मान लो, मैंने मान लो जीरोधा पे डीमैट खुलवा लिया, ठीक है ना। अब डीमैट अकाउंट को अगर समझना है ना, डीमैट अकाउंट कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपका जैसा पेटीएम वॉलेट होता है ना, वो होता है। पेटीएम वॉलेट को भी किसी ना किसी बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, या तो डेबिट कार्ड से लिंक करूंगा, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट पेटीएम वॉलेट में डालूंगा, पेटीएम वॉलेट से फिर आगे कहीं पे पेमेंट करता हूं, ऐसी होता है। यही आपका पेटीएम वॉलेट की जगह यहां पे डीमैट रख लो, किसी ना किसी बैंक अकाउंट से उसको लिंक करना पड़ता है, बैंक अकाउंट से निकल के पैसे डीमैट में आते हैं और डीमैट से वो पैसे आप आगे शेयर परचेज करने के लिए पे ऑफ करते हो। समझ आया? तो वो नथिंग एल्स बट अ वॉलेट टू परचेज द शेयर्स एंड स्टफ। समझ आया आपको ये? सो बेसिकली मेरा डीमैट अकाउंट जीरोधा ने खोला है अगर, तो मैं जब शेयर खरीदने के लिए पैसे दूंगा, मान लो मैं 10,000 के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मेरा पैसा ब्रोकर के पास जाएगा, पहले डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं चला जाएगा, कंपनी के पास भी नहीं जाएगा, कंपनी ने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में इशू कर रखे हैं। समझ आया? मैं अपना पैसा ब्रोकर को देता हूं, ब्रोकर इन रिटर्न ये पैसा स्टॉक एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर आते हैं ब्रोकर के पास और ब्रोकर से शेयर अल्टीमेटली मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं फिर। तो ये स्ट्रेट ट्रांजैक्शन नहीं है, बीच में ब्रोकर लिंक है। पहले ब्रोकर पे पैसा जाएगा, ब्रोकर आगे देगा, ब्रोकर पे शेयर आएगा, फिर ब्रोकर आगे मेरे को शेयर देगा। इस चीज को पूरा सेटल करने में मेरी जेब से अगर आज पैसा निकला है, ये पूरा सर्कल घूमने में 2 दिन का टाइम लग जाता है। इसलिए आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नोटिस करना, लिखा होता है T+2 सेटलमेंट। T+2 का मतलब क्या होता है? T मतलब आज अगर आपने शेयर परचेज किया, 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा अकाउंट में। उसका लॉजिक समझ आया? क्लियर होगा? इसके बारे में मैं आपके एक चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसकी मैंने बात करी थी। अभी तो मैंने क्योंकि बेसिक आपको बता दिया कि ब्रोकर पे पैसा जाता है, ब्रोकर से आगे स्टॉक एक्सचेंज से यहां से शेयर वहां आता है। बीच में ये जो पूरी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट में CDSL NDSL का रोल आता है। ये डिपॉजिटरीज होते हैं, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है, ट्रंकेटेड इमेज यूज होती हैं, ये पूरा प्रोसीजर आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में आना है, तो वहां पे मैं इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा ही। एनीवे तो यहां पर अब CNC में तो ये होता है। अच्छा इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में मैंने क्या बोला, सेम डे सेटलमेंट होती है, तो सेम डे अगर सेटलमेंट है तो सर इंट्राडे में अगर आप कह रहे हो सेम डे सेटलमेंट और फिर कह रहे हो T+2, ये बात तो जमी नहीं। जब शेयर ही मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा तो मैं सेम डे बेच कैसे सकता हूं उसको?
तो ये आपका इंट्राडे में होता ही नहीं है। इंट्राडे में साथ के साथ शेयर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो गया? अब सर इंट्राडे में ये जब मैंने बता दिया तो ये 9x का मतलब क्या है? यहां पे एक बात समझ लो, डिलीवरी ट्रेड में हमेशा 1x होता है और इंट्राडे में हमेशा 9x होता है। सॉरी, इंट्राडे में हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ x होगा। जैसे यूनियन बैंक पे 9x था, किसी और शेयर पे 11x भी चल रहा था, किसी शेयर पे 14x चल रहा था। कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिन पे कई बार 100x चल रहा होता है, कुछ चीजों पे 400x चल रहा होता है। समझ आया आपको ये? अब सर ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ x होता क्या है? इसको अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में पुट करूं तो इसका मतलब होता है मेरे पास अगर लाख रुपए हैं तो मेरी कैपेबिलिटी क्या है? लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर उसके आगे 9x लिखा हुआ है तो स्टॉक मार्केट मेरे को लाख रुपए पे सट्टा नहीं, 9 लाख रुपए पे सट्टा खिलवाएगी। मेरी जेब से लाख रुपया निकलेगा, जीत गया तो 9 लाख मिलेगा, हार गया तो 9 लाख देना पड़ेगा। मान लो यहां पे 9x जगह 11x लिखा हो और मैं लाख रुपए लगा रहा हूं, जीत गया तो 11 लाख मिलेंगे लाख लगा के, हार गया तो लाख लगा के 11 लाख देने पड़ेंगे, मतलब लाख गया हुआ 10 लाख और देने पड़ेंगे। समझ आया है सर? ठीक है, ऐसे तो समझ आ गया ये ट्रांजैक्शन क्या होती है। फटाफट से एक बार मैं आपको कैलकुलेशंस के हिसाब से बताता हूं, ठीक है ना? यहां तक की बात समझ आ रही है? उससे आपको लेवरेज समझ आ जाएगा पूरा स्टॉक मार्केट में। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन कैपेबिलिटी, कि खुद से अगर इन्वेस्टमेंट करता, यूनियन बैंक का शेयर राउंड ऑफ करके मैं मान लेता हूं 322 रुपए का था, ठीक है ना? और मान लो आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करनी है, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? अगर आप ये शेयर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बाय करो तो कितने शेयर खरीद पाओगे? 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय 322 रुपए का एक शेयर है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं आपके पास 31 पॉइंट राउंड ऑफ करके 06 शेयर्स, और एक शेयर 322 रुपए का है। तो ये आपने बॉट अमाउंट आपका 10,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है? मान के चलते हैं शेयर का प्राइस, दो केसेस मान लेते हैं, या तो इंक्रीज हो गया जब बेच रहे हो, ठीक है? इंक्रीज हो गया, मान लो 325 पे पहुंच गया, और डिक्रीज में 319 रुपए मान लेते हैं, ठीक है ना? या 320 रुपए मान लेते हैं। 31.6 शेयर्स थे, 0.06 शेयर्स थे मेरे पास। अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो 325 रुपए में बेच दूंगा इन शेयर्स को। कितना आएगा? $10,095। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? बस 95 रुपए का प्रॉफिट। 10,000 लगा के कितना प्रॉफिट कमाया? 95, ठीक है ना? और अगर यही शेयर का प्राइस 320 हो गया तो कितने में बेच पाऊंगा? 31.05 शेयर्स इंटू 320, 9936। अगर इतने में मैं ये शेयर्स बेचता हूं तो मेरा लॉस आएगा। खरीदे थे 10,000 के, बेचे 9936 के, 64। तो भी कोई गम नहीं ना, तो यहां पे गेन में खुशी होगी ज्यादा, क्योंकि 10,000 लगा के कितना कमाया? 95। ना ही गम होगा 10,000 लगा के गवाया कितना? 64। कोई दिक्कत थोड़ा है। समझ आया? लेकिन इस शेयर के आगे चल रहा है 9x। स्टॉक मार्केट आपकी खुद की कैपेबिलिटी थी 31.06 शेयर्स खरीदने की, यही थी 322 रुपए का एक शेयर। 10,000 रुपए लगाना चाहते हो तो 31.06 शेयर खरीद सकते हो, लेकिन इसके आगे चल रहा है 9x। स्टॉक मार्केट आपको 10,000 में ही 31.06 शेयर्स नहीं देगी। 31.06 इंटू 9, 279.54 शेयर्स। पैसे आपको अपने डीमैट से 10,000 ही कटवाने होंगे, और 10,000 पे जेन्युइनली कितने शेयर्स आ सकते हैं? 31.06। लेकिन इस शेयर के आगे चल रहा है 9x, तो ब्रोकर कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, तुम पैसे मेरे को 31.06 शेयर्स के ही दो, 10,000 रुपए, लेकिन शेयर्स मैं तुमको 279.54 दे रहा हूं। और अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 279.54 शेयर्स खरीदूं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? एक शेयर 322 रुपए का है, तो वैसे ये शेयर्स 90,000 के हैं। समझ आया? तो 90,000 रुपए के शेयर्स मेरे को कितने में दे दिए? 10,000 रुपए में दे दिए। 9 टाइम्स ज्यादा के शेयर्स दे दिए। भाई यहां तक की बात सबको समझ आई है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप दोनों को समझ आ गई? लास्ट में सभी को क्लियर हो रही है यहां तक की? तो 9 टाइम्स शेयर्स मेरे को दे दिए, पैसे मेरी जेब से 10,000 ही गए थे। अब केस ए, शेयर का प्राइस 325 हुआ था, तो पर शेयर पे प्रॉफिट कितना है? 325 में बेचूंगा पर शेयर
समझ आ रहा है? वही केस ले रहा हूं यहां पे 325 या 320। 325 में या तो बेचूंगा, खरीद कितने की थी? 322 की, तो पर शेयर का प्रॉफिट 3 रुपए। यहां पर 9 टाइम्स शेयर्स मार्केट ने मेरे को दिए हैं, कितने शेयर्स पे प्रॉफिट आएगा? 279.54 पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 838.62। समझ आया? अगर ये शेयर का प्राइस हो गया 320 बी केस, तो पर शेयर का लॉस कितना? 320 में बेचूंगा, 322 में खरीद थी, शेयर्स थे वही 279.54, मार्केट ने मेरे को मल्टीपल टाइम शेयर्स दिए थे, लॉस कितना आएगा? 559.08। ये कैलकुलेशन बताओ पहले, समझ आई आपको पूरी? 9x ने क्या किया? जब मेरी खुद की कैपेबिलिटी थी, खुद के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ, अब मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 31.06 शेयर्स खरीद सकता था और उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट कमा सकता था सिर्फ 95 का। लेकिन स्टॉक मार्केट में मेरे ब्रोकर ने मेरे को 9x का लेवरेज दिया। लेवरेज का मतलब ब्रोकर ने मेरी खुद की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा दिया। मेरी कैपेबिलिटी थी 10,000 रुपए की, उसके अकॉर्डिंग मेरी कैपेबिलिटी थी 31.06 शेयर खरीदने की। 9x ने मेरी कैपेबिलिटी को बढ़ाकर 279.54 शेयर्स की कैपेबिलिटी बना दिया, जिससे हो सकता है मेरा प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए, 95 से 838.62 हो जाए, और हो सकता है मेरा लॉस भी मल्टीपल टाइम्स हो जाए अगर प्राइस गिर गया 64 से 559.08 हो जाए। समझ आया? तो मार्केट में जो ये MIS मल्टीप्लायर होता है ना, दिस इज नथिंग एल्स बट लेवरेज। समझ आया आपको ये? हाँ जी, मैं उस पर भी आऊंगा। नहीं 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 नहीं, देखो चलो मैं इसका ना, वैसे मैं इसके 2 जवाब दूंगा। एक अभी आपको नहीं समझ आएगा, मेरे को मालूम है, क्योंकि उसकी बात मेरे को अभी आगे डिटेल में पढ़नी है, पहले वो सुनो। पहला जवाब तो ये है, अभी मैंने आपके सामने सिर्फ, क्योंकि मेरे को लिवरेज का मतलब बताना है, तो इसलिए मैंने आपके सामने जो ये ट्रांजैक्शन रखी है, सिर्फ आपको ये दिखाना चाहा है कि लिवरेज के हिसाब से किस तरीके से मल्टीपल टाइम प्रॉफिट या लॉस आता है। एक्चुअली में जो लिवरेज की ट्रांजैक्शन होती है, दैट इज नथिंग एल्स बट अ लोन गिवन बाय ब्रोकर टू इन्वेस्टर। सर कैसे? मैं चलो ये साथ के साथ आपको बताता हूं, आपका जवाब मिल जाएगा, और फिर एक क्रक्स बोलूंगा। पहले मेरे को बताओ, यहां तक की बात सभी को समझ आई है? कोई और सवाल तो नहीं है? क्लियर हो गया? अच्छा, ये है मान लो हमारा ब्रोकर। टाइम है ना, मैं फटाफट से इसको खत्म करता हूं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया। यहां पे है हमारा मान लो स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे है इन्वेस्टर। अच्छा, मेरी जेब में थे 10,000 रुपए, 10,000 से कितने शेयर्स आ सकते थे? 31.05, 32 पॉइंट आया था, 31.05। जबकि ब्रोकर ने मेरे को कितने शेयर्स दे दिए थे? 9 टाइम्स शेयर दे दिए थे, जो कि थे 279 पॉइंट समथिंग शेयर्स। ये 279 पॉइंट समथिंग जो शेयर्स थे, इनकी वर्थ थी 90,000 की, और मैं पैसे दे रहा हूं 10,000 रुपए, तो 10,000 के बदले 90,000 के शेयर्स, यही हुआ था। अल्टीमेटली होता क्या है, मैं ब्रोकर को देता हूं 10,000 रुपए, ठीक है, लेकिन ब्रोकर के पास भी शेयर कहां से आएगा? स्टॉक एक्सचेंज से। तो मेरी जेब से ब्रोकर के पास चला गया 10,000, जबकि ब्रोकर मेरे को शेयर्स कितने के दे रहा है? 90,000 के। तो अल्टीमेटली ब्रोकर के पास 90,000 के शेयर्स होंगे, तो ब्रोकर ये शेयर्स कहां से लाया होगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास। ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास गया, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स किसने दे रखे हैं? कंपनी ने। ब्रोकर ने यही बात, जो ब्रोकर ने बात इन्वेस्टर को बोली थी कि तू 10,000 रुपए दे, शेयर्स तेरे को 90,000 के दे दूंगा, ब्रोकर जब यही बात स्टॉक एक्सचेंज को जाके बोलेगा कि पैसे दूंगा 10,000, शेयर्स दे दो 90,000 के, स्टॉक एक्सचेंज नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स कौन दे रहा है? कंपनी। कंपनी तो कहेगी भैया जितने शेयर्स के पैसे दोगे उतने शेयर्स ले जाओ। समझ आया? तो ब्रोकर अपनी जेब से 80,000 निकालेगा ऑन पॉकेट। आपके मन में आएगा यहीं पे डाउट, ब्रोकर क्यों करेगा अपनी जेब से? मैं बताऊंगा अभी। यहां तक बात समझ आ रही है? ब्रोकर अपनी जेब से 80,000 निकालेगा, इन्वेस्टर से 10,000 आया हुआ है, टोटल कितने हो गए? 90,000। टोटल 90,000 स्टॉक एक्सचेंज को देगा, स्टॉक एक्सचेंज से 90,000 के शेयर्स आ जाएंगे और ये शेयर्स इसको आगे दे देगा। पहले बात समझ आई? मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होगी वो पूरे 90,000 शेयर्स की ही होती है।
वो तो इन्वेस्टर ने अपनी जेब से 10,000 निकाला है, 80,000 उसके लिए अपनी जेब से ब्रोकर ने निकाला है, इनडायरेक्टली ब्रोकर ने लोन दे दिया। सब ये बात सबको क्लियर हुई? आपको क्लियर हो गया लास्ट में? गरिमा है ना? नहीं, मुस्कान, सॉरी, मुस्कान और सिमरन, समझ आ गया आप दोनों को? ये सबको क्लियर हो गया कि ये लोन है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ब्रोकर ने लोन दिया है। अब आपके मन में आएगा कि सर इससे ब्रोकर को क्या फायदा? यही आपने पूछा था कि ब्रोकर ऐसा क्यों देगा, ब्रोकर एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे लोन क्यों ले रहा है? देखिए, अब इसका आंसर मैं एक लाइन में दूंगा। ताश की गेम होती है कसिनो में, ठीक है, पोकर वगैरह, तीन पत्ती वगैरह ये सब खेले जाते हैं। एक होता है टेबल पे डीलर जो वो गेम खिलवा रहा होता है, और बाकी होते हैं जो उस गेम को आके खेल रहे होते हैं। आप कभी गए भी नहीं होंगे, फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं 10 गेम अगर खेली जाएं, कितनी गेम्स आपको लगता है वो डीलर जीतता होगा? क्या मैक्सिमम गेम्स डीलर जीतता होगा या जो खेलने वाला है वो जीतता होगा? मैक्सिमम गेम्स डीलर जीतता होगा, नहीं तो कसिनो डूब जाएगा उसको दो दिन में, अगर वो सामने वाले को जितवाने लग गया। फिर आपके मन में आएगा सर अगर मैक्सिमम 10 में से प्रोबेबिलिटी 9-1 होती है, एक गेम वो जीतेगा तो 9 गेम ये जीतेगा। आपके मन में आएगा सर सामने वाला इंसान अगर इतनी गेम्स हार रहा है तो वो कसिनो में जाएगा क्यों? क्योंकि इजी मनी दिखता है, ग्रीड। उसको लगता है 10 में से एक तो जीत सकता हूं, कोई बात नहीं, क्या पता मेरी किस्मत वो एक वाली पहली हो, पहली गेम लगाते ही जीत जाऊं। समझ आया आपको? यही यहां पे है। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्टर जो तो समझदार इन्वेस्टर है उसकी अलग बात है, जो लोगों को देखकर या लोगों की दी हुई टिप पे या फिर मार्केट के परसेप्शन पे पैसा लगाता है, सिर्फ ट्रेडर होता है। समझ आ रहा है? उसके केस में अगर मैं बात करूं, 10 बारी अगर शेयर्स में पैसा लगेगा, उसमें से 9 बारी ब्रोकर जीतेगा और 1 बार इन्वेस्टर जीतेगा। समझ आया आपको? ये कहने का मतलब मेरा ये है, अगर यहां पर मैं यहां पे आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर यहां पर आप शेयर बाय कर रहे हो तो ब्रोकर सेल कर रहा है। समझ आया? तो आपको बाय करके बाद में सेल करने पर अगर नुकसान हो रहा है तो ब्रोकर को वहीं पहले सेल करके बाद में बाय करके फायदा हो रहा है। जब आप बाय कर रहे हो ब्रोकर से तो ब्रोकर उस टाइम पे बेच रहा है उसी प्राइस पे, और जब आप सेल कर रहे हो तो उसी टाइम पे ब्रोकर आपसे बाय कर रहा है। समझ आया? जब आपके बाय सेल में आपको नुकसान हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो ब्रोकर को फायदा हो रहा है उस टाइम पे मल्टीपल टाइम्स। समझ आया? मतलब जब ये वाला केस हो गया था कि शेयर खरीदा 322 रुपए का, बेचा 320 रुपए का, उस केस में 9x का लेवरेज देने की वजह से 9x का लेवरेज देने की वजह से एक इन्वेस्टर को मल्टीपल टाइम्स नुकसान हो गया था, ब्रोकर का यही मल्टीपल टाइम्स फायदा है। समझ आया? इसलिए ब्रोकर 9x दे रहा है, इसलिए ब्रोकर इतना पेन उठा रहा है कि आपके लिए लोन दे रहा है आपको, क्योंकि उसको पता है 9 बारी तो मैंने जीतना है। 9 बारी आप मल्टीपल टाइम्स हारोगे, वो मल्टीपल टाइम्स जीतेगा। एक बारी होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स जीत जाओगे, वो मल्टीपल टाइम्स हार जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 9 बारी जीता भी तो है। आपको जवाब मिला? क्लियर हुआ ये? सो एनीवे, इसको अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं फिर, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है। बस लिवरेज का मतलब मैंने आपको लेमन टर्म्स में, स्टॉक मार्केट टर्म्स में आई गेस आपको पूरा समझ आया। बिजनेस टर्म्स में अब आपको लेके जाना है। नेक्स्ट क्लास से फिर आपके नोटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज जो भी रजिस्टर्स वगैरह आपको प्रॉपर लगाने हैं वो सब लेके आइएगा, ठीक है ना? चलिए।